चलिए, पहले तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं ये बात हमें सबको पता होनी चाहिए, और कुछ नंबर्स आप यू आर फ्रीक्वेंटली राइट, यू नीड टू राइट इट, आप ठीक अपने तरीके से लिखेंगे, जो नंबर्स जरूरी भी हैं हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहली चीजें हैं कि कभी भी बजट हम जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए पहले हमें घाटे के कॉन्सेप्ट को समझना है। किसके कॉन्सेप्ट्स को? घाटा मतलब जो भी डेफिसिट होता है वो क्या होता है। बिफोर बिगनिंग दिस स्लाइड हम लोग पहले इधर देख लें कि हर बजट में जब बजट आपके सामने आएगा तो आप सबको ये चीज ध्यान रखनी है कि बजट में दो कंपोनेंट आपको लेकर चलने हैं। एक तो पैसा आया कहां से, जिसको आप रिसीट्स कहते हैं, हिंदी में उसे प्राप्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब प्राप्तियां उधार लेकर भी लाई जा सकती हैं और कमाई भी जा सकती हैं, है ना। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, तो दो बातें आप लेकर चलेंगे, ठीक है। कि कोई भी बजट बनता है तो उसमें पैसे आने के सोर्स और पैसे जाने के सोर्स, ये दोनों बातें उसमें होती हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बजट में असंतुलन हो जाता है। क्या हो जाता है? और जहां भी असंतुलन होगा, या हम उसे इम्बैलेंस कहेंगे, इम्बैलेंस की के साथ समस्या क्या होती है, जब कभी भी आप किसी भी बजट के अंदर इम्बैलेंस देखोगे तो इम्बैलेंस घाटे को जन्म देता है। किसको? घाटा मतलब डेफिसिट। आप अपने हिसाब से ऐसे बनाते चलेंगे तो ठीक रहेगा। घाटे को जन्म देता है। तो घाटे कई प्रकार के हो सकते हैं। घाटा तभी होता है जब आपके यहाँ पे आपकी जो इनकम है आपके एक्सपेंडिचर से क्या हो जाए, ज्यादा या कम? बोलो। आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से क्या हो जाए? कम हो जाए, ज्यादा नहीं, कम हो जाए, है ना। ठीक है, ठीक से सुनो, है कि नहीं। ये टोपा हटा लो, नीचे कर लो इसको, ये आवाज यही जा ही नहीं पा रही है वहां कान तक। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और इनकम कम हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक। अब आपको तीन चार तरीके के घाटे हैं जो मान के चलने हैं। पहला घाटा हम सब लोगों को पता होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट होता है। कौन सा होता है? आप लोग लिखिए भी है साथ में, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा। बेटा राजस्व घाटा तब होगा जब आपकी राजस्व की इनकम, कौन सी इनकम? रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। किससे? राजस्व व्यय से। किससे कम हो जाएंगी? राजस्व व्यय से, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जब ये कम हो जाएंगी, ठीक है। तो सामान्य सी बात है कि मेरी इनकम मेरे खर्चों से कम है, इसलिए घाटा है। और अगर सरकार ये इस्तेमाल करती है कि मेरी इनकम मेरे खर्चों से कम है, तो इसका मतलब वो किस घाटे का रेफरेंस ले रही है? सारे बोलिए। ठीक है। दूसरा घाटा जो बेटा होता है उसको हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। और बेटा प्रभावी राजस्व घाटे का कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल है कि जो भी आपका रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, जो भी आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी कि राजस्व घाटा हुआ है, उस घाटे में से आपने उस सभी प्रकार की ग्रांट्स को घटा देना है जिनसे किसी भी प्रकार का एसेट बना हो। क्या बना हो? यानी कि कोई भी ऐसी ग्रांट, यानी दान सरकार ने जितना भी दिया है, किसी को भी दिया हो, और उस दान से परिसंपत्तियों का निर्माण है, तो परिसंपत्तियों के लिए अनुदान, के लिए अनुदान, तो परिसंपत्तियों के लिए अनुदान, के लिए अनुदान, ठीक है। तो परिसंपत्तियों के लिए जो अनुदान है वो यहां पर सबसे जरूरी है, ठीक है। तो जो भी, जैसे मान लीजिए अनुदान क्या होता है उसको भी समझ लेंगे कि जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है कि चलो हाईवे बना लो, कोल्ड स्टोरेज बना लो, यूनिवर्सिटीज को पैसा देती है कि बिल्डिंग बना लो, है ना। लेकिन ये पैसा कैसा है? दान है। तो उसको आपने माइनस कर दोगे
जब राजस्व घाटे से, तो आपका कौन सा घाटा आ जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा दो और घाटे होते हैं। एक जिस घाटे का नाम है राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटे का मतलब हुआ फिस्कल डेफिसिट, बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। थोड़ी जगह बनाते चलेंगे सब लोग, ठीक है, ठीक से देखेंगे। हिंदी वाले लोग अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हिंदी में दिया होगा कहीं पर, है ना, देख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, क्योंकि इजी टू रिवाइज होता है। जब हम कोई काम खुद से करते हैं तो वो ज्यादा आसान होता है पढ़ना, है ना। तो दोनों मोड में चल सकते हैं आप। तो फिस्कल डेफिसिट होता है राजकोषीय घाटा। बेटा राजकोषीय घाटा सही मायनों में सरकार के पास जो पैसा आता है उसमें से लोन के पैसे नहीं शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो भी हमारी नॉन डेट रिसीट्स होती हैं, मतलब ऐसे पैसे जिनमें ऋण नहीं है, तो गैर ऋणकारी प्राप्तियां। तो जितना भी पैसा, मान लो सरकार के पास 1,000 रुपए आए हैं और उनमें से 300 रुपए सरकार ने लोन से लाए, बाकी के 700 रुपए लोन वाले हटा दो। बस जितना भी पैसा सरकार के पास आ रहा है उसमें से कौन से पैसे हटा दो? लोन के पैसे हटा दो। वही पैसा हमारा होता है गैर ऋणकारी प्राप्तियां, और उनको आपने क्या करना है? टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय से माइनस करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका 1,000 रुपए खर्च था और सरकार का टोटल इनकम थी 1,000 रुपए, 1,000 रुपए खर्च था। टोटल पैसे सरकार के पास 1,000 थे, लेकिन इन 1,000 रुपयों में 300 रुपए कर्ज के थे। कितने के थे? तो सरकार के खुद के पैसे कितने हुए फिर? इसका मतलब 700। तो हमारी नॉन डेट रिसीट कितनी हो गई? 700। खर्चा कितना हो गया? तो सही बताओ, घाटा कितना हो गया? 300 घाटा। जो भी अच्छा एक चीज ऐसे समझो, राजकोषीय घाटा सामान्यतः लिए गए ऋण या डेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डेट के बराबर होता है। तो जो हमारा ऋण होता है उसके बराबर होता है राजकोषीय घाटा। एक घाटा और है जिसे हमें समझना है, वो है प्राइमरी डेफिसिट, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटा। ठीक है, अब प्राथमिक घाटा का मतलब क्या है? कहते हैं जो भी आपके देश का राजकोषीय घाटा हो। कौन सा घाटा हो? ये सब याद होना चाहिए। पिछले वर्ष इस पर 2 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। अगर अपने को ये याद होगा तो बहुत आसान हो गए फिर दोनों प्रश्न। राजकोषीय जो भी घाटा है हमारा, उसमें से बस ब्याज भुगतान घटा दो। क्या घटा दो? ब्याज भुगतान। तो अगर अपन ब्याज के भुगतान को यहां पर हटा देंगे, यानी कि विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टू इंटरेस्ट, देन वी विल गेट द या वी विल ऑब्टेन प्राइमरी डेफिसिट। तो ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट बच्चों। इसमें से हमने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देना है। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये 4 ऐसे सूत्र हैं जो आपके बजट से संबंधित हैं और कभी भी आपके ऊपर गाज गिरा सकते हैं। पिछले साल 2 पूछ चुके हैं और संभवतः इस साल नहीं पूछना चाहिए उनको, लेकिन वही चीज है, कभी किस्मत खराब हो सी पूछ भी सकते हैं, तो हम तो इसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पूरे चार्ट को। इसमें घाटों के कई सारे प्रकार बताए गए, वही प्रकार जो मैंने पीछे आपके साथ साझा किए थे। कह रहे हैं कि इस साल सरकार ने, इस साल का मतलब जो साल अभी चल रहा है, उस साल सरकार ने 49,64,842 यानी 49,64,842 करोड़ रुपीस खर्च करने का अनुमान रखा है। इसका मतलब जो साल चल रहा है, चल रहे का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए, चल रहे का मतलब यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसका है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, यानी कि ये पुराने वाले बजट की बात कर रहे हैं, नए बजट की नहीं, इस साल का बजट नहीं, बल्कि जो साल अभी चल रहा है। सरकार ने क्या सोचा है? 49 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, कर रही है, अभी करती ही रहेगी 31 मार्च तक। ठीक है, ओके। इस साल सरकार ने क्या देखा है कि हमारा बजट पिछले साल से कितना ज्यादा है? इस बार
53 लाख करोड़ 47,315 करोड़ रुपीस हम इस साल खर्च कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो अब देखो मोटा मोटे क्या बोलोगे, पिछले साल का बजट लगभग 49.5 लाख का करोड़ का था और इस साल का बजट 53 लाख करोड़ का है। तो लगभग कितना लाख करोड़ ज्यादा है? लगभग 4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले दिनों आपको एक फाइनेंस कमीशन पढ़ाया था, याद है? और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सरकार बहुत सारा पैसा राज्यों को भी देती है अपने पास से। तो इस साल राज्यों को सरकार की तरफ से 25 लाख करोड़ रुपए दिए गए। 25.5 कितने दिए गए हैं? इज दिस क्लियर? इसका मतलब समझे, हमारे केंद्र सरकार बहुत जब टैक्स लगाती है ना, तो टैक्स लगाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, हाँ या ना, और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। तो अब आप कहेंगे कि जब ये दोनों अलग अलग टैक्स लगा सकते हैं तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को क्यों देगी पैसा? उसका कारण समझो। जब दोनों को टैक्स लगाने की पावर मिली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है जी, उनसे कलेक्शन ज्यादा आएगा, और राज्यों को जो टैक्स मिले उनसे कलेक्शन उतना अच्छा नहीं आता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में 2 भाई हैं और 4-5 दुकानें हैं। बड़े भाई को 3 दुकानें मिली, मुझे 2 मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम 2 ही संभाल पाओगे। तो बड़ा भाई खूब पैसे कमाने लगा, मैं कम कमाने लगा। तो एक दिन तो मैं बात उठाऊंगा कि आपने सही बंटवारा, तो वो क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, ये जो पैसे कमाता है इसमें से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया करेगा। वैसा यहां भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है, और वो हिस्सा 41% होता है। कितना होता है? आप लिख सकते हैं ये कि सभी राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा 41% अमाउंट दिया जाता है, जो उनकी ग्रॉस टैक्स रिसीट होती हैं। कुल कर से जो प्राप्तियां आती हैं उसमें से 41% हिस्सा राज्यों को देना पड़ता है। अब इधर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 2 तरीके के इनकम और एक्सपेंडिचर से मिलकर बनता है हमारा बजट, ठीक है? याद रखना, यहां लिखा है राजस्व प्राप्तियां, इसका मतलब होता है रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है जी। और यहां पर लिखा है पूंजीगत प्राप्तियां, और इसका मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक, सॉरी, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। अब ध्यान से सब चीजें देखते चलिए। जब मैं आपसे कहता हूं कि सरकार को पैसे कितने तरीके से आ सकते हैं, तो उसके तरीके कितने हैं? पहला तरीका लिखा हुआ है, सारे बोलो, कौन सा? दूसरा तरीका? 2 तरीके हैं, बस इसी तरीके से आते पैसे। जब मैं कहता हूं कि सरकार को रेवेन्यू रिसीट्स आई है, तो आप देखिए 35 लाख करोड़। आप बताओ इस साल कितना खर्च करने वाले हो? तो भाई 53.5 करने वाले हो ना? तो भैया करोगे तब जब इतना पैसा जुटा लोगे, हाँ या ना? तो जुटाइए। कितने जुटाने अभी? 53.5। कितने जुटाने? 53.5 लाख। तो देखो जी, कह रहे हैं रेवेन्यू रिसीट से सरकार को इस साल कितने पैसे आ जाएंगे? 35.5। अभी और कितने जुटाने? 18 लाख करोड़ और जुटाने कि नहीं? 18 या लगभग 17 लाख करोड़। चलो जी, 18 लाख करोड़ के आसपास। अब देखो, इन्होंने कहा कि और दूसरा तरीका क्या था, बताओ। यहां आ जाओ, आ गए ना 18 लाख, बोलो। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 53 लाख करोड़ हो जाएगा। दिख रहा है आपको? बोलो जी। ठीक। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये सर जुटाए कैसे। ऊपर जब इनने 35.5 जुटाई, ये कहां से आए? तो आपको ध्यान रखना है, रेवेन्यू रिसीट या राजस्व प्राप्तियां कर से आती हैं या फिर गैर कर से आती हैं। किससे किससे आती हैं बताओ? कर से या गैर कर से, यानी कि टैक्स से और नॉन टैक्स से, ऐसे आती। तो बेटा भारत में जो 35 लाख करोड़ रुपए आए हैं, आइदर इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स और नॉन टैक्स, दोनों में से किसी से आए हैं। ठीक सर, टैक्स का मतलब
इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, ये सब। अच्छा, गैर कर का मतलब क्या हुआ? गैर कर का मतलब ऐसे पैसे जो सरकार को प्रॉफिट से आते हैं, इंटरेस्ट से आते हैं, या फिर सरकार को डिविडेंड से आते हैं, या सरकार को ग्रांट से आते हैं, तो ऐसे आते हैं। तो अब देख लो, इसमें भी सरकार को 28 लाख करोड़ के आसपास किससे आया है? टैक्स से। और बिना टैक्स के कितना आ गया है? कमाई करके 6 लाख करोड़। दोनों को टोटल कर दो, कितना हो गया? तो हमको ध्यान रखना है कि 35 लाख करोड़ रुपए सरकार को आया है इस साल। टैक्स से आएगा, आया नहीं है, आए तो अनुमान है ये। ठीक है जी, ओके। अब आपको रेवेन्यू का पता चल गया कि या तो टैक्स से आता है या बिना टैक्स के आता है। दूसरा मैंने क्या बताया और कैसे आ सकता है? कैपिटल से। कैसे आ सकता है? अब पूंजी वाले में दो बातें याद रखिए। कहते हैं एक तो है कि सरकार ये पैसा उधार लेकर आ सकती है। कैसे ला सकती है? तो सरकार 18 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 17 लाख करोड़, कितना? 16,95,000, 17 लाख करोड़ रुपए उधार लेकर आई है। कैसे आई है? उधार। तो आपको पता चल गया इस साल बजट में सरकार ने कितने पैसे उधार लेने का प्रोविजन बनाया है। कितना पैसा है? लगभग 17 लाख, 16,95,000। लगभग याद रखने से क्या होता है, कभी बार डिजिट दे देंगे, तो अगर नियर का नंबर याद होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स वाई हम ऐसे नंबर्स बना के चलते हैं जो हमें याद रहे। 35, 17, 28, ऐसे तो याद रखा जा सकता है। बोलो, ज्यादा नंबर और ऐसे 20-25 नंबर निकलेंगे इस पूरे बजट में जो हमें लगभग याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या दिया? आप कोई बोल दे 53 लाख कितने का बजट है, तो आपने कहा 53 लाख करोड़ का। अच्छा जी, उस 53 लाख करोड़ रुपए में से सरकार कितने पैसे टैक्स से जुटाएगी? 28 लाख करोड़ रुपए। अच्छा जी, सरकार को रेवेन्यू से कितना पैसा आ जाएगा टोटल? तो 35 लाख करोड़। अच्छा, 53 लाख करोड़ के बजट में सरकार ने उधार कितना ले रखा? 16,95,000 के आसपास ले रखा है कि नहीं? बोलो, ऐसे डेटा कितना आसान हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे चलना है आपको। ठीक है, तो हमने यहां पर मेजर चीजें देखी है कि इस पैसे को कैसे सरकार जुटा रही। जब आप टोटल कर दोगे तो 53 लाख करोड़ रुपए बन जाएगा। और इस 53 लाख करोड़ रुपए जितने भी आप पैसे जुटाओगे इतने ही तो खर्च करोगे। बोलो, तो कायदे में सरकार इतने पैसे खर्च कर देगी। ठीक है जी, अच्छा। अब मुझे बताओ, 53 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जुटाए हैं, क्या इन जुटाए हुए पैसों में या जितना भी पैसा सरकार ने सोचा है खर्च करेंगे, इसमें कोई कर्ज लिया है? कर्ज लेगी कि नहीं लेगी? कितना लेगी? हाँ, तो भाई हमें घाटा होगा। क्या होगा? घाटा होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ जरा राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, तो फिस्कल डेफिसिट इस साल प्लान किया गया है 4.3%। सारे बोलो, 4.3%। ठीक है जी। दूसरा कौन सा घाटा है? राजस्व घाटा। कौन सा घाटा है? इस बार कितना प्लान हुआ है? 1.5%। 1.5%। अच्छा, याद रखना, ये जितने भी प्रतिशत हैं ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाए गए हैं। किसके प्रतिशत के रूप में दर्शाए गए हैं? जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाए गए। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 0.3%। और वहीं पर प्राथमिक घाटा कितना है? 0.7%। अब इस पूरे चार्ट में मैं एक बार सर्कल कर देता हूं जो जो नंबर आपको पता होने चाहिए एग्जाम के लिए। तो पहला नंबर हमें पता होना चाहिए रेवेन्यू रिसीट्स कितना है, कैपिटल, इसके बाद टैक्स से कितना पैसा आया, और कितना पैसा सरकार ने उधार लिया है। ठीक है जी। इसके अलावा सरकार इस बार बजट में कितना पैसा खर्च करने का प्रावधान बना रही है। इसके अतिरिक्त हमारे घाटे कितने हैं, और उन घाटों में सबसे ऊपर रहेगा राजकोषीय घाटा और राजकोषीय घाटा और आपका राजस्व घाटा। ये दो घाटे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनके नंबर बिल्कुल याद रहने चाहिए, आपकी टिप्स पे रहने चाहिए। बिल्कुल, इज इट क्लियर टू यू? आप नंबर हैं बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इनके घाटे तो एक्यूरेट पता होने चाहिए। जैसे लास्ट ईयर ये 4.4% है,
अब साल भी पूछते वक्त ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकते हैं कि बजट रिवाइज्ड बजट 2025-26 में ये डेफिसिट कितना है, 4.4, तब 4.3 नहीं, क्योंकि याद रखना जब वो पूछते हैं तो साल क्या डाल रहे हैं, क्या देखना पड़ेगा, साल क्या डाल रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? बोलो जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे चलें। ओके, अब यहां पर देखिए जो पैसा सरकार को आ रहा है उस पैसे में किस पैसे की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसकी है। पहला चार्ट देखिए, इनका कहना है कि पैसा आता कहां से, आता कहां से, आता कहां का मतलब है कि भाई सरकार पैसा जो कितने पैसे जुगाड़ जुगाड़ में लगी है, 53.5, तो उस 53.5 रुपए में कितने परसेंट पैसा कहां से लाएंगे। तो हमने तो वैसे ही देख लिया था वहां पर कि सबसे ज्यादा पैसा सरकार किससे लाएगी, किससे लाएगी, उधार से। किससे लाएगी, टैक्स में तो कोई एक टैक्स नहीं है ना, बहुत सारे टैक्स का मिला जुला रूप है। बोलो, तो पहले तो अगर हम देखें यहां पर तो देखो सबसे ज्यादा पैसा सरकार उधार से लाती है। अगर सरकार को 1 रुपया लाना है तो उसमें से 24 पैसे कहां से लाएगी, तो इसका मतलब जो 53 लाख करोड़ है उसका 24% कहां से आ रहा है, बोलो, उधार से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं कि भैया इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, आरोही या अवरोही क्रम में बताइए कि कौन से टैक्स से ज्यादा पैसा, नंबर 2 पे किससे पैसा, नंबर 3 पे किससे पैसा। आप देख सकते हैं कि हमारे इस बजट में इस साल सरकार इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा पैसा उठाएगी। अगर सारे केवल टैक्स की बात करें तो सारे टैक्सेस में सबसे ज्यादा पैसा कौन से टैक्स से आ रहा है, नंबर 2 पर यह पैसा आ रहा है कॉरपोरेशन टैक्स से। किससे आ रहा है, और नंबर 3 पर पैसा आ रहा है जीएसटी से। यह दोबारा लिख गया है, रिपीट हो गया है, जीएसटी से। नंबर 3 पर किससे आ रहा है, जीएसटी से। उसके बाद भी सर टैक्स होते हैं, हाँ, जैसे कस्टम ड्यूटी होती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है, तो ये छोटे छोटे टैक्सेस हैं। इज इट क्लियर? तो अगर मैं उससे पूछूं कि जरा आप टॉप 3 बताइए कि सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किससे होता है, और फिर तो आपको पता चला आयकर, निगम कर और जीएसटी। तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया। इज दिस क्लियर टू यू? लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि जब सरकार के पास पैसा आएगा तो कौन सी एक मद है, मतलब कौन सा एक आइटम है जिस आइटम में सरकार को सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होगा, तो वो आइटम है बोरोइंग। कौन सा आइटम है, बोरोइंग, उधारियां। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहते कि सरकार के, देखो यहां पर टोटल या ग्रॉस या सरकार का टैक्स रेवेन्यू सरकार के द्वारा ली जाने वाली बोरोइंग से कम होता है, स्टेटमेंट गलत है या सही है? लिखा है टैक्स रेवेन्यू बोरोइंग से कम होता है, सही है स्टेटमेंट है गलत है? इतना मारूंगा ना तुम लोगों को। टैक्स रेवेन्यू मतलब फिर सारे टैक्स हो गए ना, बोलो, टैक्स रेवेन्यू क्या मतलब क्या हो गया, सारे टैक्स। बोलो, वहां पर स्पेस है, यहां तो सब चार्ट में स्पेसिफिक लिखा हुआ है, बोलो। तो नीड टू बी मोर अटेंटिव, हमको थोड़ा सावधानी बरतनी भाई, वो ऐसे तो कर देंगे हमारे साथ। अगर उन्होंने पूछा कि सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बोरोइंग से कम होता है, तो गलत है, सरकार का टैक्स रेवेन्यू बोरोइंग से ज्यादा होता है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, इसके बाद जो पैसा आ रहा है बाकी और चीजों पर खर्च हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। पिछले साल भी जो क्रम आज इस साल बना हुआ है वही सीरीज पिछली साल भी थी। सरकार का मैक्सिमम पैसा 24% बोरोइंग से था, 22% इनकम से था। इस बार इनकम टैक्स से कम पैसा आएगा और कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, लेकिन इस साल कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा पैसा आएगा। अब यहां पर आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो कि वर्तमान में देश की ऐसी स्थिति है कि कंपनियां लोगों से कम कर भर रही हैं। दिख रहा है आपको? कंपनियों के लिए देश में टैक्स में ज्यादा व्यवस्था या सुविधा है तुलनात्मक, जबकि कंपनियां तो भारी भरकम टैक्स देनी चाहिए, हाँ या ना?
आप कहोगे कि अरे सर इससे क्या होता है, इनकम टैक्स 21% जो मेरी जेब से जाएगा, हाँ या ना। इसके बाद 15% क्या जाएगा, जीएसटी भी मेरी जेब से ही जाएगा। तो अगर मैं इनकम टैक्स और जीएसटी को देख लूं तो मेरी टैक्स पर मेरी जेब पर ज्यादा भार है किसकी तुलना में। हाँ, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो आइए नेक्स्ट देखिए, अगर पैसा कमाया है तो कमाया क्या, लेकर आए हो 53 लाख करोड़, तो अब करो प्लान खर्च करने का, बोलिए। तो सबसे पहले आपके पास जो पैसा आया है उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा पैसा देने में, हाँ या ना। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो भी पैसा हमने जुटाया है उसमें से 22% तो राज्यों को ही चला जाएगा। किसको चला जाएगा, तो अगर आप से सरकार अपने खर्च का 22% हिस्सा राज्यों को दे देती है, ठीक है जी, सरकार अपने खर्च का 22% किसको दे देती है, तो खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा किसको दे दिया गया। याद रखना, जो जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं खूब लिखेंगे, पढ़ेंगे भी, इसको रिवाइज भी करेंगे। सेकंड यहां पर कहते हैं कि दूसरा जो सबसे बड़ा हिस्सा है सरकार ब्याज भर देती है उससे। क्या भर देती है भाई, ब्याज, जो कि अच्छी बात नहीं है। जितना जितना आप समझ में आए कर्ज कितना खराब चीज है, बोलो। देश के लिए ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन देखो अपनी इनकम का 5वां हिस्सा इन्हीं को दे देते हैं हम लोग, या अपने बजट का 5वां हिस्सा दे रहे हैं, बोलो किसको दे रहे हैं, ब्याज भुगतान में, जो कि अच्छी बात। अच्छा, जितना कम कर्ज होगा वो बचेगा किस पर जाएगा, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, सोसाइटी पर, समाज सेवा के लिए। तो इसीलिए अब आपको इससे जोड़कर देखना है कि इतना आसान नहीं है कर्ज लेना। कर्ज लेते जाओ और भरो मत, उनका ब्याज भरना पड़ेगा, तो फिर देश को आगे तरक्की नहीं। जितना ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि चीजों पर खर्च क्या होता जाएगा, घटता। ठीक है, चलो जी, तो पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया, केंद्र सरकार के पास दो तरीके की योजनाएं होती हैं। कितने तरीके की, एक योजना जिसको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं, क्या कहते हैं, और एक स्कीम जिसको हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। बाकी अन्य चीजें भी हैं बट हमें उस सब में नहीं जाना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है जिसको 100% सेंट्रल फंड करता है, केंद्र सरकार खुद पैसा देती है। ऐसी योजनाएं जिन पर केंद्र सरकार खुद पैसा दे रही है, यानी कि द scheme is funded by the central government directly and there is no role of the state governments, तो ऐसे में 17 पैसा खर्च कर रही है। आप सोचिए अगर यहां से कुछ पैसा बचता तो इन्हीं स्कीम पर जाता। एग्जांपल देता हूं, कौन सी स्कीम है, जैसे पीएम किसान स्कीम। कौन सी स्कीम, अब पीएम किसान स्कीम एक ऐसी योजना है जिस योजना के तहत सरकार खर्च करती है। बात समझ में आई, जिस योजना के तहत सरकार खर्च करती, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है ऐसी योजनाएं जिन्हें सेंट्रल और स्टेट मिलकर चलाते हैं। इसमें एक अनुपात बनता है, जैसे 60-40 का अनुपात, 50-50 का अनुपात, 90-10 का अनुपात। मतलब एक कोई ऐसी स्कीम लाए सरकार, और लाने के बाद उसमें सरकार राज्यों से भी कहे कि भाई तुम लोग भी पैसा दो, है ना, तुम लोग भी पैसा इसमें लगाओ। तो वो चीज है यहां पे। लेकिन वही चीज है कि इसमें 8 पैसा खर्च करती है सरकार। कितना करती है, अगर 1 रुपए होगा तो उसमें 8 पैसा सरकार को यहां से भी चला जाएगा। अपने बजट में से सरकार 11 पैसे डिफेंस पर खर्च करती है और 6 पैसा किस पर खर्च करती है, सब्सिडीज पर। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। एनीथिंग एल्स, कोई डाउट है यहां तक किसी को, याद रखना कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, अब सवाल यह है कि जो भी बजट बन रहा है उसमें काफी हद तक निर्भरता किस पर आ गई है, लोन पर। देखा हमने कितने पैसे जुटाने हैं, कितने पैसे, 1695 आए ना, 16,95,000 करोड़ रुपए लाने हैं। तो पता होना चाहिए ना कहां से आएंगे। देखो भाई, आप सबको पहले भी पढ़ाया है, जब किसी भी बजट में घाटा होगा, इट मींस इफ द बजट इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ डेफिसिट, तो उस घाटे का
वित्त पोषण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। याद रखना, घाटे के वित्त पोषण के 3 तरीके हैं। या तो आरबीआई द्वारा नई मुद्रा जारी कराना, यस या नो, या फिर आंतरिक उधारियां लेना, या फिर बाह्य उधारियां लेना। इज दिस क्लियर टू यू? 3 तरीके हैं। इनमें से हम कौन सा तरीका नहीं अपनाएंगे? बोलो। ठीक। जरूरत पड़ने पर, क्योंकि आपको घाटा हुआ है, तो घाटा जब आपको अपनी पर्सनल लाइफ में हो जाए तो घर वाले क्या कहते हैं? बाहर वालों से मदद मांगो कि घर वालों से ही मदद मांगो पहले? तो बस इस घाटे की पूर्ति का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? आंतरिक उधारियां। आंतरिक उधारियां मतलब हम अपनी मार्केट में जाएंगे, अपनी पब्लिक से, आरबीआई से या अन्य लोगों से उधार लेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक। लेट मी क्लियर टू यू कि भैया कह रहे हैं कि पैसा लाओगे कहां से? तो 16 लाख करोड़ लाना है। कितना लाना है? 1695 लाना है। ठीक। इन्होंने कहा कि मार्केट में हम लोग बॉन्ड जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे? कितना? 11,73,000 करोड़ रुपए। 11.5 लाख करोड़ के आसपास की क्या जारी कर देंगे? ये बॉन्ड। बात समझ में आई? यानी कि इनकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी आंतरिक बाजार पर है। किस पर है? अच्छा। फिर कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो कुछ कुछ पैसा जमा किया होगा अपने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, सुकन्या योजना, पोस्ट ऑफिस में, उसमें से कुछ पैसा उधार ले लेंगे, लगभग 3 लाख, यानी कि आपका ही पैसा यूज कर लेंगे ये। इज दिस क्लियर? उस पर ब्याज देंगे आपको। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म का भी उधार ले लेंगे, कहीं मिलेगा तो 1,30,000 करोड़ का। ओके। लेकिन कह रहे हैं विदेशियों के जाल में नहीं फंसेंगे। विदेशियों से कर्जा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना कर्ज विदेशियों से लोगे उसका भुगतान भी करना पड़ेगा और बेइज्जती अलग होगी। इसीलिए देखो, विदेशी कर्ज मात्र 15,000 करोड़ रुपए लेंगे, यानी कि जितना चाहिए उसका 1% ले रहे हैं लगभग, है कि नहीं? 1% से भी नीचे है। तो हमारी विदेशी निर्भरता नहीं है, हमारी निर्भरता कैसी है? स्वदेशी। हम देश के अंदर से ही उधार ले रहे हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि जब आप चुकाओगे तो इसका फायदा या बेनिफिट जो होगा वो देश के लोगों को होगा। देश के लोगों को होगा। मैंने एक बात कही थी कि जो राजकोषीय या फिस्कल डेफिसिट होता है ना, वो लोन के बराबर होता है। याद आया? कितना लोन है? 1695। कितना है? आओ जरा चेक कर लेते हैं कि मैं झूठ बोलता हूं या सच बोलता हूं। राजकोषीय घाटा कितना है? याद आ गया? झूठ तो मैं बोलता ही नहीं हूं। 1695। इज दिस क्लियर टू यू? तो इसको भी लिख लो कहीं, राजकोषीय घाटा ऋण के बराबर है, भूलना नहीं है। जैसे दुनिया का क्वेश्चन दिया हो और उस क्वेश्चन के अंत में कहीं लिखा हो बीच में कि सरकार द्वारा इतना ऋण लिया गया, अब इसका घाटा निकालिए राजकोषीय, तो मत पढ़ो सवाल, घाटा ही लिख दो वही कि यही है। ठीक है? हाँ। चलिए, तो अब आप क्या नंबरिंग यहां पर देखेंगे कि विदेशी पैसा 1695 जुटाना था, जिसमें से 1173 सरकार ने अपनी बाजार से जुटा लिया। बहुत अच्छा हो गया। यस या नो? इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। बहुत आसान तरीके से। और विदेशी कर्ज नहीं लेना है, साथ ही साथ नई करेंसी भी जारी नहीं करनी है। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। आ जाइए, एक टर्म होता है ट्रेंड्स। क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है प्रवृत्तियां। जैसे हमारे अभी तो सवाल नहीं आया, मुझे लगता है 2017-18 में सवाल आया कि पिछले 10 वर्षों से लगातार राजस्व घाटे में कमी देखी गई है। अब स्टेटमेंट में आज के लिहाज से बोलता हूं कि पिछले 5 वर्षों से लगातार राजस्व घाटा बढ़ रहा है। क्या राजस्व घाटा या रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ रहा है या घट रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो आप देख लो, 6 यहां पर सबसे ऊपर था, ये था कि नहीं?
ग्रीन वाला कौन सा है? हाँ ये है ब्लू। रेड हो गया राजस्व राजकोषीय, और ये हो गया आपका, ठीक, और उसके नीचे हो गया वो तो उतना जाना नहीं है, दो ही पे रहना है अपने को। स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि पिछले लगातार 5 सालों से हमारा राजस्व घाटा बढ़ रहा है। बोलो, घट रहा है। बहुत बढ़िया है, बोलिए। इसी तरीके से राजकोषीय घाटा, लेकिन अब यही मैंने कह दिया कि पिछले लगातार 10 सालों से राजकोषीय घाटा घट रहा है। देखो हो गया ना का खेल। टाइम बदलते ही स्टेटमेंट ने अपने जज्बात बदल दिए और कहानी अलग हो गई। तो इसमें ध्यान रखना, 10 साल का भी तरीका, दूसरा 5 साल का भी एक तरीका, और तीसरा 3 साल का भी ट्रेंड। ट्रेंड समझ गए ना? इसके हिसाब से सवाल मार सकते हैं, कोई स्टेटमेंट मार देंगे तो हो सकता है आप फंस जाओ, इसीलिए ध्यान रखना। और मैं बताता हूं आपको इसका भी तरीका। देखो सब कुछ ठीक है, कोविड वाले लाइन पे बस हामी मत भरना, है ना? कोविड के बाद घाटे कम हुए, कोविड से पहले घाटे कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से घाटे कोविड के बाद भी बढ़े थे जब कोविड नहीं था। याद करो 2018-19 और 19-20 में बढ़ गए थे, तो इसलिए बिना कोविड के भी बढ़ रहे हैं, बढ़े थे। ऐसा नहीं कि कोविड आ गया तभी आपको ऐसा हुआ। इज दिस क्लियर? ठीक। अब यहां पर ऋण की प्रवृत्तियां कह रहे हैं कि लगातार सरकार का ऋण कम होता जा रहा है। तो अगर कम होता जा रहा है तो स्टेटमेंट ठीक है भाई, कम हो रहा है। 60% 61% था, अभी का कितना हो गया? 55.6। आपकी जानकारी के लिए कह दूं 2026-27 में इन्होंने 55% पर या 56.1% पर ला दिया है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि टारगेट क्या है इनका? याद करो, एक दिन मैंने पढ़ाया था। टारगेट है, लिख लो इसको, कि 2030 तक 50 प्लस -1% करना है। बोलो कितना करना है? 50 -1%। इसका मतलब ये चाह रहे हैं 50%। टारगेट कितना है? आपकी इकोनॉमी पर कितना कर्ज हो, अभी कितना है? इस बार कितना प्लान किया इन्होंने? 56। ठीक है, इसके भी ट्रेंड देख लो। लगातार पिछले 5 साल से तो घट रहा है, लेकिन ये बढ़ा था 2017 से 2020 के दरमियान बढ़ा था, लेकिन फिर कोविड में सबसे ऊपर चला गया, यहां तक कि 60% की सीमा भी पार कर दिया था ये। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक, अब आते हैं अगला, नेक्स्ट। इसमें तो हमारे काम का नहीं है कुछ, आ जाओ। देखो भाई, जितनी भी इनकम या जितना भी पैसा हमको आता है, उस आए हुए पैसे में से हमारे देश में कितना पैसा टैक्स, मतलब कई बार ऐसे पूछते हैं कि आप बताइए डायरेक्ट टैक्स से कितना आ रहा, इनडायरेक्ट टैक्स से कितना आ रहा, सरकार की नेट रिसीट कितनी है, ऐसे टर्म्स आते हैं। तो अब यहां पर पैसे आने के तरीके समझाए जा रहे हैं। यहां करें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बताएंगे, और बाकी यहां पर आपको परसेंटेज के हिसाब से समझाएंगे कि क्या है। देखने से ये लग रहा है कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो लगभग बराबर ही पैसा लाके दे रहे हैं, थोड़ा 19-20 का फर्क है, लेकिन 11.2%, कितना? 11.2% ऑफ जीडीपी हमारा यहां पर टैक्स टू जीडीपी अनुपात है। मतलब मेरी जीडीपी में 11.2%। आर यू गेटिंग दिस? मतलब जीडीपी अगर 100 रुपया है तो 11.2 रुपए का किसके बराबर क्या है? टैक्स। आर यू गेटिंग दिस? अब देखो जी, सरकार के पास जीडीपी का कर अनुपात अगर बढ़े, फिर से समझो, आपकी जीडीपी कर अनुपात का मतलब यह है कि आपकी जीडीपी का कितना प्रतिशत टैक्स के रूप में आपके पास आता है। तो सरकार ने देखा कि हमारी जीडीपी का 11.2% टैक्स के रूप में आता है, तो मतलब 100 रुपया अगर जीडीपी है तो सरकार के पास 11.2 रुपए आ रहे हैं।
तो ये अनुपात बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? अगर ये अनुपात बढ़ेगा तो खर्च की जो सीमा है उसे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? तो एक स्टेटमेंट बना, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है। देखो जरा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? स्टेटमेंट सही है। और कर अनुपात, कर जीडीपी अनुपात बढ़ना ही चाहिए, किसी देश के लिए अच्छा माना जाता है। अभी कितना है? कितना अनुमान लगाया है? कितना लगाया है? 11.2%। लिख लो इसको, बढ़िया से सर्कल कर लो कि 11.2% है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये जो कहानी थी ये जीडीपी की 2017-18 में थी और वहीं से शुरू होके वहीं आ गए। हमने कोई खास परिवर्तन नहीं किया है टैक्स टू जीडीपी अनुपात में, लेकिन इसे और बढ़ाना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है भाई, आ जाओ। नेट रिसीव्ड टू द सेंटर, जितने भी पैसे सरकार ने इकट्ठा किए हैं उस इकट्ठा किए गए पैसों में से सरकार के पास, अब याद करिए कितना लोन लेना था बताओ? 1695। तो याद करिए मैंने क्या कहा था? 53 लाख करोड़ के आसपास चाहिए थे। अब इन्होंने कहा कि 53 लाख करोड़ में से 1695 तो ऋण के हैं, किसके हैं? कर्ज के हैं। तो बाकी कितने बचे? कितने बचे? 36.5। तो 36.5 करोड़ रुपए सरकार की नेट रिसीट है, जो सरकार की अपनी है, जिसमें क्या शामिल नहीं है। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, नॉन डेट रिसीट। क्या लिखाया था? गैर ऋणकारी प्राप्तियां लिखाई थी। अगर आपसे पूछा जाए गैर ऋणकारी, लिख लो कहीं पे, नॉन डेट रिसीट कितनी है? 36.5। नॉन डेट रिसीट कितनी है? 36.5। ठीक है जी, नॉन डेट रिसीट। इसी से आप टोटल खर्चे को माइनस कर दोगे, क्या निकल कर आ जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। इज इट क्लियर? चलो भाई, अब कहते हैं कि सरकार के पास पैसा आता, हमेशा रोती क्यों रहती है कि खर्च नहीं है, खर्च नहीं है, करती क्या है? देखो भाई, 28 आपको 53 लाख करोड़ रुपए थे, इन 53 लाख करोड़ रुपीज में से अलग अलग तरीके के खर्च दिखा रहे हैं। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि सरकार ने कर्ज लोन कितना लिया और सरकार ने कितना टोटल खर्च किया, टैक्स से कितना कमाया, टैक्स बढ़ रहा है या घट रहा है ना? साथ ही साथ अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सरकार ब्याज में कितना पैसा उधार देती। परसेंटेज वाइज तो मैंने बता ही दिया था, कितना परसेंटेज था? 20%। अगर 1 रुपए सरकार खर्च करती है उसका 20% ब्याज में खर्च करती है। लेकिन वो 1%, 20% कितना है? ब्याज भुगतान है 14,03,972। तो आप सोचो, उधार 16,95,000 करोड़ लेते हो, जिसमें से 14 लाख करोड़ रुपए तो तुम क्या ही चुका दे रहे हो। तो कहां से बनेगी देश की तरक्की होगी? बोलो, ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए हमें साल दर साल अपना जो खर्च है उसको क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, यानी उसे कंट्रोल करना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब देखो जरा, कोई मुझसे पूछे या हमसे आपसे पूछता है कि सरकार इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर कितना पैसा खर्च करती है, क्योंकि देश का विकास कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों को हम कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? और पूंजी बढ़ाने के लिए जो खर्च किया जाता है उसे कैपेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय कहा जाता है। अब पूंजीगत व्यय जो होता है, इससे पूंजी निर्माण होती है। क्या होती है? पूंजी निर्माण का मतलब है कि यहां से ही अवसंरचना बनती है। यस या नो? इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें बनती हैं। अब हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, अगर अवसंरचना नहीं बनेगी तो हम तो और नीचे चले जाएंगे। बोलिए। तो सरकार ने सोचा कि अपने बजट में, खासकर 53 लाख करोड़ का जो बजट बना है, उस बजट में एक मेजर हिस्सा हम यहां खर्च करेंगे। जितना भी पैसा पूंजी निर्माण के लिए सरकार खर्च करेगी उसे सरकार क्या कहेगी? कैपेक्स। क्या कहेगी? तो सरकार ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अपने बजट में से
हम लोग 12 लाख करोड़ रुपए, कितने हैं? लगभग 12 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट खर्च करेगी। इसका मतलब सरकार सड़क बनाएगी, मतलब हॉस्पिटल बनाएगी, इसके साथ साथ स्कूल्स बनाएगी, बिल्डिंग बनाएगी, बाजारें बनाएगी, है ना, एयरपोर्ट बनाएगी, जो भी बनाना है इन सारी चीजों को बनाएगी, डेटा सेंटर खोलेगी। तो ये सारी चीजें खोलेंगे, लेकिन उस पर रेलवे चलाएगी। कितना पैसा? 12 लाख 21 हजार करोड़ रुपए। लेकिन बहुत सारा पैसा, मैंने कहा था, दान भी देती है सरकार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का इस साल कैपेक्स कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 12 लाख 21 हजार करोड़। ठीक है जी, ठीक। लेकिन मैंने कहा था दान देती है, और दान वाले भी बहुत कुछ बनाते हैं। जैसे यूजीसी को पैसा दे दिया तो यूजीसी बिल्डिंग बना रही, राज्य सरकार को पैसा दे दिया, राज्य सरकार मंडी बना रही है, राज्य में बसें ले रही है, यहां तक कि राज्य में सड़कें बना रही है, वो भी तो संपत्ति बन रही है। तो 12 लाख करोड़ रुपए से तो डायरेक्ट बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी 4 लाख 92 हजार करोड़ दूसरों को देगी, और वो भी संपत्ति बनाएंगे, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़कर प्रभावी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अन्य लोग हों, दोनों मिलकर कितने लाख करोड़ रुपए पूंजी पर खर्च करेंगे? 17 लाख 14 हजार करोड़ रुपए, ये दोनों मिलकर खर्च करेंगे। ठीक है जी। अब जब दोनों मिलकर किसी चीज पर खर्च करेंगे तो उसे इफेक्टिव, प्रभावी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इज इट क्लियर टू यू? तो अब देखो, दो बातें यहां से निकलेंगी कि हमारा जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है बढ़ रहा है, घट रहा है, तो सामान्यतः वो हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष बढ़ता रहता है। इज इट क्लियर टू यू? अब आप इधर देख सकते हो कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारे बजट में से 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास हमने खर्च किए हैं पूंजी निर्माण पे, हाँ या ना? और टोटल बजट कितना है? 53 का। बाकी के जो पैसे हैं वो खर्च हो रहे हैं बाकी चीजों पर, यस या नो? तो आपको क्या बताने की कोशिश की? इन्होंने कहा कि केवल हम लोग 32%, कितना परसेंट? अपने बजट का 32% हिस्सा पूंजी निर्माण पर खर्च करते हैं, और बाकी का 67.9% हिस्सा क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं रेवेन्यू पर। ठीक है जी। रेवेन्यू का मतलब हम लोग खर्च कर रहे हैं सैलरी देने पर, पेंशन पर, सब्सिडी पर, है ना, वेलफेयर स्कीम्स पर। तो अपने बजट का अभी भी मेजर हिस्सा राजस्व खर्चों में जाता है, सरकार को चलाने में जाता है। बाकी 32% हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जाता है, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव करेगा। अब यहां पर इन्होंने ये भी दिखाया है कि कैसे कैसे हम खर्च करते हैं। हमें उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मेजर चक्कर जो है एक्सपेंडिचर में, ये ले जाके खर्च कर देते हैं एस्टैब्लिशमेंट पर। एस्टैब्लिशमेंट समझते हैं? जैसे किसी चीज को चलाने में डिपार्टमेंट पर खर्च, रंग रोगन पर खर्च, सैलरी पर खर्च, पेंशन पर खर्च। तो सबसे बड़ा हिस्सा ये लोग कहाँ जाके खर्च कर देते हैं? अब डे टू डे रूटीन का काम है सरकार का, तो खर्चा तो आएगा, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा पूंजी निर्माण पर खर्च हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन पर? सारे बोलो, सारे बोलो। और रेस्ट ऑफ किस पर हो रहा है? बोलिए। ठीक है। अब भैया जो कि बजट निर्माण पर खर्च हो रहा है, याद करो, बजट में पूंजी निर्माण पर जो खर्च हो रहा है वो है 17.1 लाख करोड़, हाँ या ना? जो कि हमारे बजट का 32.1% है। लेकिन हमारी जीडीपी का 4.4% है। कितना है? हमारी जीडीपी के 4.4% के बराबर सरकार खर्च करती है पूंजी निर्माण में। अब यहीं से एक स्टेटमेंट लिखला है, पिछले 7 वर्षों में सरकार ने देखा है, या पिछले 3 वर्षों में, 4 वर्षों से लगातार सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है कि नहीं, बताओ, बोलो। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कंटिन्यूसली या सस्टेनेबली। तो जो जीडीपी ऑफ परसेंटेज ऑफ कैपेक्स है, वो क्या हो रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इज दिस क्लियर?
बोलो भाई। ठीक है। अब जो दूसरे लोगों को ग्रांट भी मिलती थी ना पूंजी बनाने के लिए, कैपिटल बनाने के लिए, वो भी आप देख सकते हो 2017 में केवल 1.2 लाख मिलती थी, और खुद भी 3.5 लाख रुपए, तो बहुत ही कम खर्च करते थे। अब तो वो 17 लाख करोड़ पहुंच गई। तो इसी का हम फायदा क्या देखते हैं, आप लोग नहीं कहते हो कि देखो जब से मोदी जी आए हैं सड़कें बनने लगी हैं, एयरपोर्ट बनने लगे हैं, कोई उनकी जेब से बन रहे हैं क्या? बन तो बजट से ही रहे हैं। आप कहते हो किसी भी राज्य में चला जाऊं वहां पर सड़क ही सड़क बन गई है, हर राज्य में बन रही है, दिल्ली छोड़ के। या दिल्ली का कोई बता नहीं रहा उन्हें। सबसे गलत अगर कहीं खराब अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मुझे लगा दिल्ली में होगा। गलत एग्जाम्पल दिया है इसने। फिर आगे गुजरात का अच्छा है, तो भाई एमपी में सड़कें ठीक नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। तुम एमपी से हो क्या? कहाँ हो एमपी? है सतना? तुम तो चंबल से हो। तुम जंगलों में रह रहे हो, तो कहाँ से वहाँ घर? कहाँ पे चंबल अम्बल सब बढ़िया हो गया भाई, इसको रहने नहीं दे रहे, वह निकाल दे रहे वहां से। अब ये सोच रहा है कि मेरा मकान आ जाए नेशनल हाईवे पे। भाई गांव के अंदर से थोड़ी निकल जाएगा वो। ठीक है भाई। तो अब जरा देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़, अच्छा देखो सड़क वड़क क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अब लॉजिक समझ में आ रहा है, रेलवे क्यों सुधर रहा है लॉजिक समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों आ गई है, ये एयर ट्रैफिक वगैरह ठीक क्यों हो रहा है, पोर्ट्स क्यों ठीक हो रहे हैं। अरे पहले आज से 8 साल पहले टोटल मिला के 5 लाख करोड़ रुपए नहीं खर्च हो रहे थे, अब कितने करने का बजट बना दिया उन्होंने। तो वो कहीं से कट मार रहे हैं इधर उधर से और ले जाके झोंक दे रहे हैं इधर ही। अच्छा उसका बड़ा रीजन भी दिख रहा है, क्योंकि जब विदेशी कंपनियां भारत में आती नहीं, कह देती तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आता, सड़क नहीं है, तो इनका सारा स्कीम किया धरा रह जाता है, कोई इज्जत नहीं है, बाकी बेइज्जती अलग होती। तो इन्होंने कहा नहीं, पहले आधारभूत संरचना बना लेनी चाहिए, लेकिन आधारभूत संरचना बनाने के लिए निवेश मांगता। अब जैसे जैसे निवेश बढ़ेगा आधारभूत संरचना भी ठीक हो जाएगी। रफी बताओ क्या दिक्कत? अरे भाई देखो, बजट 53 लाख करोड़ में से 17 लाख क्या हुआ, तो इसका जब परसेंटेज निकालोगे कितना हुआ? 32%। हमारी जीडीपी है 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ लाख ऐसा कुछ, तो उसका 17 लाख कितना हुआ? 4% ना। आर यू गेटिंग दिस? तो ये है मतलब। चलिए आ जाओ भाई। अब आपसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा, अच्छा ये वाले पार्ट को देख लेना, इसमें तो कुछ खास ऐसा है नहीं कि किन किन चीजों पे क्या खर्च किया। ब्याज भुगतान से हम निपट जाएंगे, हमें पता ही है, पहले ही हमने देख लिया, सबसे ज्यादा पैसा ब्याज में ही चला जाता है, चला जाता है, इसीलिए तुम लोगों को कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब अब जरा देखो, आपसे एक सवाल और पूछेंगे कि किस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को या किसी मंत्रालय को सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है, तो वो कौन सी डिपार्टमेंट या मंत्रालय, लिख लो अलग से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या जो भी मिनिस्ट्री या मंत्रालय है उसको 5 लाख, इससे ज्यादा पैसा किसी को नहीं है। अदरवाइज डिफेंस का एक क्षेत्र होता था, डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसा देते थे, लेकिन इसमें से 4 लाख करोड़ पीछे रह गया वो, 40,000, कितना रह गया? नहीं नहीं, 4,000, 98 है ना। ठीक। तो 5,98,000 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दिए हैं, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सारा ही कुछ आ गया फिर। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर किसी सेक्टर पर हुआ है तो वो कौन सा सेक्टर है? लेकिन किसको छोड़ देना है? उसको छोड़ देना है, उसमें सेक्टर नहीं है ना वो। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा सब्सिडी, सब्सिडी भारत में कई तरीके की दी जाती है, कौन कौन सी? सर एक फूड सब्सिडी देते हैं, एक फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं, एक पेट्रोलियम सब्सिडी देते हैं, ऐसे है तो नहीं, एक सब्सिडी देते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा सब्सिडी सरकार पूरे देश में किस चीज पर खर्च करती है? तो आपको ध्यान रखना है, खाद्य पर सबसे ज्यादा सब्सिडी खर्च। 2,27,000 करोड़ रुपए का खाना खा रहे हो तुम लोग, वो फ्री में जो बट रहा है, समझ में आ रहा है?
फ्री में जो 5 किलो, तुम्हें लगता 5 ही किलो तो है, 2.5 लाख करोड़ का खा जा रहे हो, है कि नहीं? और उसमें भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलती है, तुम 100 के पार दिखते हो कि अरे वहां भुखमरी चल रही है। अब क्या करे सरकार, अपनी गिडनी बेच दे, है कि नहीं? तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा सब्सिडी 2,27,629 करोड़, और इसके बाद जो सब्सिडी है वो उर्वरक सब्सिडी है, ठीक है। हाँ, ये चीज है कि इस बार सरकार ने एग्रीकल्चर पर सब बहुत कम बजट दिया, 1,62,000 करोड़ रुपए दिए हैं बस। इससे ज्यादा तो खाना खा रहे हैं हम, ठीक है ना। एजुकेशन को हाँ, फिर चलिए अब आ जाइए। हाँ जी, टोटल खर्चा है। हाँ, इसमें एजुकेशन का जो 139 है, लेकिन ये उनकी सैलरी नहीं है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये स्कीम्स के अंतर्गत है। जैसे योजनाएं एनईपी लागू करना है तो उनका पैसा है। जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं वो तो अलग हुए ना, राज्य सरकार, क्योंकि शिक्षा राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, तो वो लोग अपना सैलरी देंगे अपने बजट से। यहां तो 1,39 जो दिए हैं, विच इज इट इज लोअर देन 3%, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ कोठारी कमीशन वगैरह कई बने थे, उन्होंने 6% की रिकमेंडेशन की है, कितनी? उसी तरीके से स्वास्थ्य भी है, कहीं तुम मर जाओ कोई बात नहीं, 2% कर रहे हैं वहां खर्च, है ना। तो यहां तो इनके हाथ तंग हो जा रहे हैं, लेकिन जहां से वोट लेना है बराबर जा रहा है। ट्रांसपोर्ट से वोट मिलता है, वोट किससे मिलता है? खाना से, बराबर मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अर्बन, भारत में तो अर्बन डेवलपमेंट की कितनी बड़ी समस्या है, देखो कितना। अब जब बजट के अंदर घुसते हो तब पता चलता है, वहां तो मैडम आके पढ़ देती हैं, एक से बेवकूफ आदमी, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब आप बताओ, इस बजट के अंदर बहुत से ऐसे सेगमेंट हैं जिन पर सरकार को ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। अब अर्बन डेवलपमेंट आप देखिए, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की समस्या है, सड़कों की समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है। और बजट कितना है? 85,000 करोड़ रुपए, 53 लाख करोड़ में से 85,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो वो तो फिर समस्या बनी रहेगी ना, 1% के आसपास इनको पैसा मिल रहा है, 1.5%। हेल्थ का तो और बुरा हाल है, यहाँ आदमी उम्मीद कर रहा फ्री इलाज हो जाएगा, दारू दवा फ्री मिलेगी मुझे, अपना सस्ता करेंगे, तो वहां 1,04,000 करोड़ रुपए। जितना ये एजुकेशन जितना ठीक होगा, तो आपको इतना इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा ठीक से, है ना। एजुकेशन, तुम हो बेवकूफ, एजुकेशन मिनिस्ट्री तय करेगी बजट? कौन? किस चीज का? हर चीज की ग्रांट की डिमांड होती। अब मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 6% की जरूरत है, कितनी? आपकी जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च होना चाहिए शिक्षा पर। तो 6% जब खर्च होने की बात चल रही है, वहां पर अभी 2-2.5% पे ही अटके हुए हो, 3% के आसपास अटके हो, डबल चाहिए इसका, यहां तो और भी चाहिए, है कि नहीं। तो वो आप इसको देखिए कि आप ग्रास रूट लेवल पर क्या देखते हैं। हजारों स्कूल बंद हो जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं कि नहीं, और फिर सरकार उनको कहीं प्राइवेट मॉडल पर लाने की कोशिश कर रही है, कोशिश, वो ये ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं कि कुछ अलग सिस्टम बन जाए तो ठीक रहे। चलिए आइए, सरकार ने टोटल कितना ट्रांसफर किया? ट्रांसफर समझते हैं आप? जो भी पैसा सरकार के पास आ रहा है, उसमें वो लोगों को दे रही है, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कौन है, स्टेट्स। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई है, याद रखना। और सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की जो भी कमाई है ना बेटा, उस कमाई को सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिविजिबल पूल में डालती है। किस में डालती है? डिविजिबल पूल में डालती है।
इसे हम विभाज्य पूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मैंने अभी बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा अच्छे कर हैं, तो इनका रेवेन्यू जो है वो बहुत हाई रहता है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे राज्य को कर लगाने की आजादी मिली, लेकिन एग्रीकल्चर पर, अब एग्रीकल्चर पर कोई कर देता है क्या? जिसका लेने जाएंगे वहीं मारेगा वो राज्य सरकार वालों को कि दोबारा आ मत जाना, वैसे टेंशन में रहता हूँ, साहूकार आया था सुबह सुबह, उसको तो कूट नहीं पाया, तेरे को कूट दूंगा, है कि नहीं? तो वो चीज यहां पर ये लोग थोड़ा डरे रहते हैं। तो अब इनके पास ज्यादा पैसा आ गया, राज्य के पास कम आया, तो इनको पैसा दिलाने के लिए हमारे यहाँ एक फाइनेंस कमीशन है। कौन सा कमीशन है? अब ये फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत है। कौन से तहत है? और अभी भारत में 16th फाइनेंस कमीशन है, 16वां वित्त आयोग। कौन सा है? तो 16वें वित्त आयोग ने कहा, सिफारिश दी कि जो भी पैसा सेंट्रल के पास है टैक्स वाला, कौन सा? केवल उसमें से 41% स्टेट को दे दो। किसको दे दो? और बाकी का 59% दे दो सेंटर को। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, यही बात पहले 15th फाइनेंस कमीशन ने कही थी। ठीक है जी। अब ये बात किसने कह दी है? तो जो भी फाइनेंस कमीशन है उसकी सिफारिश अगले 5 साल तक सामान्यता लागू रहती है। तो 2026 से लेकर 2031 तक इसी मॉडल पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी किसको देता रहेगा? राज्यों को देता रहेगा। लेकिन फाइनेंस कमीशन की एक अच्छी खासियत क्या है कि राज्यों को तो दिलाता ही पैसा है ना? अच्छा, एक तो राज्यों को पैसा दिलाया, राज्यों को पैसा दिला दिया, लेकिन यह पैसा उनके हक का है, इसलिए शेयर दिलाया। क्या दिलाया? ठीक। फिर राज्यों को इतना पैसा दिलाने के बाद फिर सेंट्रल के पास जाएंगे कि इतना तो दे दियो, तुम पे तो और भी है। अब भारत में 28 राज्य हैं, गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो वो कहेंगे बहुत बढ़िया है, क्या करो, इनसे ज्यादा पैसा ले लूं क्या? बोले नहीं, लेकिन जैसे बहुत से अच्छे राज्य हैं तरक्की कर रहे हैं, बहुत से पिछड़े राज्य भी हैं जो रोटी रोटी को मोहताज हैं, तुमसे विशेष पैकेज चाहते हैं, वो थोड़ा और उनको दो पैसा, है कि नहीं, एक्स्ट्रा दो, गरीब है बेचारा। तो बोले अच्छा। तो ये राज्यों के लिए स्पेशल ग्रांट्स भी दिलवाते हैं। ठीक है। स्टेट स्पेसिफिक, कोई राज्य बहुत पिछड़ा है तो उसको कहेंगे इसको बीमारू राज्य से निकालना है अपने को, तो बाकी राज्यों को तो चलो इसमें मिल जाएगा, सबको हिस्सा मिलेगा 41 में से, इसको और दो थोड़े से। तो जो ये और दिला रहे हैं इसको हम बोलते हैं ग्रांट्स। फिर हमारे यहाँ सेक्टर स्पेसिफिक भी होती है। सेक्टर स्पेसिफिक जैसे मान लो टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण है। अब बच्चों का टीकाकरण है वो पता चलता है भारत के सब राज्यों में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में बड़ी समस्या है, तो इनसे कहेंगे कि फिर सेंटर के पास जाएंगे फाइनेंस कमीशन कि टीकाकरण बढ़ाने के लिए कुछ अलग से और पैसे दो इनको, तो वहां भी दिलाते हैं। फिर इसके बाद केंद्र कहेगा अब बस, अब कुछ मत कहो। बोले नहीं, एक बात और कहूंगा, आखिरी बात रख लो मेरी, समझो बात को। बोले क्या बात रखनी? बोली पंचायत, ये तो बहुत ही ज्यादा दुखी है भाई, इनको भी दो कुछ, समझो इनको दे दो, बात मानो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पंचायतों को भी सेंटर से पैसा दिलाते हैं फाइनेंस कमीशन के थ्रू। ठीक है। अब देखो उस चार्ट में कैसे कैसे पैसा दिया है। पहला, करों में हिस्सा कितना है? बोलो भाई, और फिर से बोलो। करों में हिस्सा हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं? राज्यों के लिए विशेष सहायता ऋण, कि चलो इनको विशेष सहायता ऋण का मतलब है पैसा दे दो, ब्याज मत लेना, मतलब ऐसी सी तरकीबें बताएगा कि सेंटर का मूड ही खराब हो जाएगा। लेकिन चूंकि अपने राज्य हैं तो कितना दिलवाया? अभी दिलवाया, मतलब याद रखना ये जो भी कह रहा है इसकी बात फ्यूचर पर आधारित है, और इसकी बात माननी या नहीं माननी ये सरकार पर चलेगा। सरकार फेंक तो लंबी लंबी देगी कि देंगे तुम्हें 185 देंगे, साल खत्म होने दो बताता हूं फिर। ठीक है। तो लेकिन इस बार उन्होंने कहा इतना दे। अच्छा, ये दिलवाया किसने? हमारे फाइनेंस कमीशन। फिर देखो एनडीआरएफ, ये भी पहुंच गए कि जब बट रहा है तो इमरजेंसी फंड तो बांटो, कल को मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाए तब।
फिर तुम कहोगे चप्पू नहीं लाए, हम तैर के तो नहीं जाएंगे। तो अलग अलग तरीके के डिजास्टर फंड चाहिए, उनको दिला दिया 14,370। इनको भी दो, थोड़ा बांट ही दो तब, ठीक है। ग्रांट्स और लोन्स, ये एक्सटर्नल एड प्रोग्राम है। एक्सटर्नल एड प्रोग्राम मतलब अतिरिक्त सहायता। तो अतिरिक्त सहायता प्रोग्राम के तहत 63,400 ये पैसा भी दिलाया गया, ठीक है जी। अब कहते हैं फाइनेंस कमीशन ने, एक तो ये ऊपर हो गया, ये तो गया ही पैसा। कमीशन ने ग्रांट्स की बात की कि और थोड़ा ग्रांट्स बांटी जाएं राज्यों को, और वो ग्रांट्स कितनी है, 1,29,000 करोड़, जिसमें से लोकल बॉडीज को कितना दिला रही है, 93,000 करोड़, और डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को, ठीक। अदर ट्रांसफर, अदर ट्रांसफर मतलब समझे, जो राज्यों में स्कीम चलती हैं, जैसे आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत में क्या हुआ कि एक यूपी का कोई लड़का इलाज करा लिया किसी डॉक्टर के पास, उसका बिल बना 4 लाख। अब उस 4 लाख रुपए में से 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 2,40,000, और बाकी का 1,60,000 वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो एक आदमी के इलाज का 2,40,000 किससे लेना है, आओ देखो। कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के कितने पैसे भेजने हैं सरकार को इस साल, राज्यों को, अलग अलग राज्यों को कितने पैसे बोले, 5,20,000। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ऐसी स्कीम जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सबके लिए चलाती है, उनके तो भेज नहीं सकता 77,000 रुपए। दिल्ली और पुडुचेरी को भी ट्रांसफर, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी का स्टेटस तुम्हें पता ही है, स्पेशल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है बहुत सारी चीजें, तो उनके लिए अलग से 77,000 रुपए सरकार ने। टोटल मिला के 26,20,000 रुपीज आर बीइंग एलोकेटेड टू द, या ट्रांसफर के तौर पर राज्यों को दिए जाएंगे। बात समझ में आई। अब राज्यों को दिए जाने में कई फॉर्म है, एक तो करों में हिस्सा, एनडीआरएफ में हिस्सा, या फिर ग्रांट्स देंगे, लोकल बॉडीज को देंगे, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से देंगे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम से देंगे। बात पल्ले पड़ी कुछ, बोलो कैसे कैसे बजट इधर उधर जा रहा है, ये कुछ आइडिया आ रहा है आपको, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब देख लो भाई, ये जो हिस्सेदारी है, हमारे एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म। और फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद का मतलब है जहां पर केंद्र और राज्य पैसों के मामले में एक दूसरे के सामने कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, कोई बात नहीं हम तुमको मजबूत करेंगे। तो पहले तो ये इनमें भावना कम थी, 2017 में कम पैसा देते थे, 2021 में 18, अब 26 आते आते 26 लाख करोड़ रुपए दे दे रहे। राज्य को मजबूत करना है, क्योंकि ये अगर मजबूत रहेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। इज दिस क्लियर। और वो 26 लाख करोड़ रुपए कैसे दिए गए, यहां उन्होंने बांट के भी दिखाए कि 15,26,000 करोड़ रुपए तो टैक्स के दिए गए, और स्कीम के दिए गए 9,65,000, और ग्रांट्स दिलाई 1,29,000 की। ये वाला याद नंबर रखना कि स्टेट्स को या ग्रांट्स जो है वो फाइनेंस कमीशन ने कितनी दिलाई हैं। इज दिस क्लियर। ठीक है। और इसको बेहतर समझने के लिए हमारे इस देखो यहां पर भी कौन सी योजना को कितने पैसे मिले उनके पढ़े, एक बार इनके भी एलोकेशन आप देख लेंगे, सो दैट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे यूरिया को क्या है, गरीब कल्याण अन्न योजना देखे, हाँ, तो वहां कितना पैसा मिल रहा है। और इसी तरीके से इधर आ जाओ, ये है आपका चार्ट फाइनल, जिस चार्ट के अंदर आपके कहां कहां पैसे जा रहे हैं एक बार नजर मारो। है आप में, कितने बढ़िया से डिफाइन किया गया इसको कि पैसा का साइज कितना है, 53, है कि नहीं, ठीक है।
इंटरेस्ट कहाँ चला गया 14 लाख, ट्रांसफर स्टेट कितना चला गया 4.41, 2 लाख पेंशन चली गई, स्कीम में कितना चला गया, ये पैसा चला गया। ठीक है जी। इधर कैसा पैसा टैक्स से लाए, नॉन डेट से कितना लाए, टैक्स कितना लाए, नेट टैक्स से कितना लाए, शेयर कितना है स्टेट का, हो गया 44 लाख करोड़ रुपए आया था, 15 लाख ये लोग लेके चले गए, इसके बाद जो बचा उससे बजट बना। दिख रहा है ना। ये वाले पैसे को अब देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब मैं कहता हूं टैक्स, जितना भी टैक्स कलेक्शन आएगा सब बजट में रहेगा, नहीं, उसमें से किसका हिस्सा हटा देना है पहले ही। हाँ, ये भी गलती नहीं करनी है, पता चला यहाँ ये गलती कर दो। ठीक है जी, देख लो भाई। अब बजट का दूसरा पार्ट शुरू करें। ग्रांट देना क्या होता है, खर्चा या प्राप्त, रिसीव करना, बताओ। तो जैसे पेंशन क्या है, दान है, ले जाओ। ग्रांट क्या है, ले जाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे कोई फायदा नहीं होता। ठीक, क्या थक गए क्या, देखो पेज गिन रहा है कि कितना और अभी खींचेंगे। आखिरी क्लास है, हैं? कहाँ जा रहा हूं मैं, कल टेस्ट भी है पता है ना। हाँ, इसी का होगा इकोनॉमिक्स का टेस्ट, और किसका, जो भी है। आ जाओ भाई, देखो इधर, अगले 20 मिनट में कंप्लीट करते हैं इसको। देखो, जब कोई बजट लॉन्च किया जाता है तो उसकी ऑब्जेक्ट, ये तो हमने आंकड़ों वाले हिस्से देखे और फैक्चुअल डेटा देखा। अब हम देखेंगे कि व्हाट वाज द अनाउंसमेंट मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया when she presented the budget in parliament. So we must have to aware about all these things because the most of the announcements are relevant for the examination point of view. ठीक है, तो sometimes हमें पता होना चाहिए कि what was the basic agenda for this budget. तो इन्होंने कहा कि we have to focus on 3 major things. Action over ambivalence, इनका ये मतलब है कि भाई हमें डाउट नहीं रहना चाहिए, वी हैव टू वर्क, इट शुड बी क्लियर, है ना। ऐसा नहीं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इधर जाएं या इधर जाएं, किधर ले जाएं इकोनॉमी को, तो इट जस्ट बी जस्टिफाइड कि व्हाट वी हैव टू डू। सेकंड, रिफॉर्म्स ओवर द रिहेट्रिक, कई बार क्या है, खाली लफेबाजी, लंबी लंबी फेंक दो कि देश ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो काम नहीं, हम कथनी में नहीं करनी में विश्वास करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज पीपल ओवर पॉपुलिज्म, जो बिल्कुल नहीं इस बजट में दिखता कहीं से भी। इनका ये कहना है कि लोगों के लिए नीतियां बनाओ, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। जबकि अभी देखें हमने, लोगों के लिए बनती तो एजुकेशन का बजट ऊपर होता है कि नहीं। चलो जी, फिर इन्होंने क्या कहा कि टेंशन मत लो, भारत को विकसित भारत बनाना है तो इन्फ्लेशन को मॉडरेट कर दिया है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, उसको कंट्रोल में रखेंगे। दूसरा, फिजिकल डिसिप्लिन रखेंगे, कोई भी फालतू खर्चा नहीं करेंगे, काम का खर्चा करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमें बस विकसित भारत बनने के लिए कितने % की ग्रोथ रेट बना के रखनी चाहिए, और बनना कब है विकसित भारत, इन द ईयर ऑफ 2047 इंडिया हैव टू अचीव अ स्टेटस ऑफ द डेवलप्ड इंडिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई 3 फैक्टर पे काम करो, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और कैपेसिटी, ये 3 मेजर फ्रेमवर्क हैं, इन फ्रेमवर्क पर काम करना है। अब जब ये कहते हैं तो ये 3 एक्शन बताते हैं कि ये आपकी ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 जो भी इन्होंने आपको कर्तव्य बताए, ड्यूटी बताई हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ये तीनों पिलर पूछे जा सकते हैं। पहला, एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। अभी जो काम करके 1 रुपए कमाते हो, अब उससे 2 कमाओ, ज्यादा काम करो, ज्यादा आउटकम निकालो, और कॉम्पिटिटिवनेस, फेयर रहे चीजें, ठीक है। रेजिलियंस टू द ग्लोबल डायनेमिक्स, अपने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालो, जैसे से वो बदल रहे हैं वैसे वैसे। तो सेकंड एजेंडा है बिल्डिंग पीपल्स कैपेसिटी, लोगों की क्षमता निर्माण करिए आप। लोगों की क्षमता निर्माण का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आ गई तो वो लोग भी जाने, ऐसा नहीं अब आ गई लोग सीख ही नहीं पा रहे,
लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसका यूज नहीं कर पा रहे, तो लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, ठीक है। तो पर्पस ये है कि हर परिवार के हर लोगों तक ये चीज सुनिश्चित हो और सब लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचे। दीज थ्री पिलर्स आर द इंपॉर्टेंट वन। आपको ये तीनों पॉइंट वाइज पता होने चाहिए क्योंकि वो पिलर पूछ लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, पहली चीज इन्होंने कहा कि हमने ईजिंग पर ध्यान दिया है, सुधार पर। किस पर? अब ईजिंग का मतलब है रिफॉर्म कर रहे हैं, कह रहे हम रिफॉर्म नहीं कर रहे, हम रिफॉर्म एक्सप्रेस चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? हाँ जी, रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब भटे ही भट रिफॉर्म चल रहा है, एक आज रिफॉर्म, सुबह रिफॉर्म, रात रिफॉर्म, सब दिन रिफॉर्म कर रहे हैं। इसी से जो आपका फ्यूचर है उसमें इतनी रोशनी भर जाएगी कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, चकाचौंध। क्या कह रहे हैं? अचीवमेंट है कि 350 से ज्यादा सुधार लागू कर दिए हमने, ठीक है जी। जैसे जीएसटी हमने ठीक कर दिया। पहले क्या था? पहले जीएसटी में था कि वहां 4-4, 5-5 रेटें लग रही थी, अब 2 लग रही। वो बात अलग है कि लिखे 350, नीचे लिखने की 3 ही बता पाए। फिर कह रहे लेबर कोड लागू कर दिया है मैंने, 4 लेबर कोड लागू हुए, कई स्टार बनाकर लिख लो, चारों लेबर कोड पता होने चाहिए विद द फीचर्स। जीएसटी नया वही पता होना चाहिए। फिर कह रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर दिया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मतलब किसी भी चीज की गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए, इसको चेक करने के लिए बहुत सख्त हो गए हम लोग। जैसे बीआईएस, बीआईएस हॉलमार्क सुना है? कोई मुझे बेवकूफ ना बनाए, ब्यूरो स्टैंडर्ड, है ना। तो वो सब चीजों के लिए अब हम बहुत सख्त हैं। खाने के मामले में भी हमने बहुत स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर दिया है। प्रोडक्शन के मामले में, रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा है, सब जगह स्टैंडर्ड एनरिच कर दिए। अब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड पर आ चुके हैं, इनका ऐसा कहना है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है, बस ममता दीदी को छोड़ के, है ऐसा ही है। वहीं बस मारो, इसमें पूरा लिखते नहीं, पता नहीं क्यों। की ड्राइवर्स क्या हैं? हमारी इकोनॉमी इसलिए अच्छी चल रही है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर और टेक्नोलॉजी अच्छा काम कर रहा है। 2 सेक्टर इन्होंने बताए हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर और टेक्नोलॉजी, ठीक। जो स्पीच हुई है उसका क्रक्स बता रहा हूं सो दैट आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक। फिर कह रहे हैं कि अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बहुत कर लिया सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, अब हम बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग। क्या बनेंगे? यानी कि भारत में इतना उत्पादन बढ़ा देंगे कि लोगों के लिए नौकरियां नौकरियां बहने लग जाएंगी एकदम। पहला, इनको नजर आया बायो फार्मा। क्या नजर आया? बायो फार्मा मतलब वैक्सीन बनाना, दवाइयां बनाना, हाँ या ना। इस मामले में भारत बनेगा सेल्फ रिलायंट। क्या बनेगा? इसके लिए जिस योजना का नाम क्या है? बायो फार्मा शक्ति। याद रखना, सेल्फ रिलायंस, जैसे मैं कहता हूं बायो फार्मा शक्ति, तो आप कहते हैं ना बायो फार्मा शक्ति का मतलब है कि बायोटेक जो सेक्टर है उसमें सेल्फ रिलायंट बनना, दवाई ववाई के लिए कहीं नहीं जाना, भारत में ही बनेगी, चाहे वैक्सीन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो। इज इट क्लियर? करें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो और ही तूफान मचा देंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, घटक विनिर्माण योजना को हम बोलते हैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, और इसके अंतर्गत एक स्कीम आती है स्पेक्स, SPECS लिख सकते हो आप, SPECS, इसका फुल फॉर्म भी लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। पता नहीं हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं ये लोग सेमीकंडक्टर के, या तो ये बना देंगे या इसको ये बिगाड़ देंगे, भारत के सेमीकंडक्टर हैं। हाँ, अरे इनको लेट पता चलता, जैसे हम लोग को, हम जब सब कुछ हो जाएगा तब पता चलेगा ना हमें। तो बताओ जरा, क्या कह रहे हैं? SPECS के अंतर्गत इन्होंने सिंपल काम किया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर को बढ़ाएंगे इसको, और मैन्युफैक्चरिंग को, तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, तो इसमें भी हमें सेल्फ रिलायंट। अच्छा, बायो फार्मा से नौकरियां आएंगी, बोलो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रॉनिक में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेमीकंडक्टर, इससे भी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट आए। टेक्सटाइल में इन्होंने कहा कि हम यूनिफाइड स्कीम लेकर आए सो दैट टेक्सटाइल को जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं वो काम ना करना पड़े, एक ही जगह रॉ मटेरियल आए, वहां से फाइनल गुड्स निकले और बढ़िया लोगों के पास पहुंचे। जैसे पीएम मित्र स्कीम है भारत के अंदर, एक मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क्स बनाए गए। केमिकल्स, 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाए जाएंगे जहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा केमिकल्स का।
तो सरकार ने इसके लिए 600 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया हुआ है, 600 करोड़, चाहे वो पेट्रोकेमिकल हो, चाहे वो हैवी केमिकल्स हो ना। तो उन केमिकल्स के लिए आपके ऊपर किसी, चाहे वो फार्मा के केमिकल हो, बल्क केमिकल हो, है ना, ये सारे केमिकल भारत में बने, क्योंकि इन सब के लिए भी हमें कहीं कहीं डिपेंड होना पड़ता था। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हाईटेक टूल रूम्स बनाए जाएंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टूल्स के लिए उन्हें इधर उधर नहीं जाना होगा, उनके पास खुद के रूम्स होंगे, सो दैट उनके पास, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियां हैं ना भारत की, तो उन कंपनियों के लिए पता चलता है, उन्हें जर्मनी से कोई बुलाना पड़ रहा कि इसका ये कर दो, ठीक कर दो, वो सब काम नहीं, ठीक है। फिर 200 पुराने उद्योग जो निपटने की कगार पर हैं, उनमें थोड़ा ईंधन डाल के उनको चलाने की कोशिश करेंगे। अब चलता नहीं चलता वो बात की अलग। सेमीकंडक्टर का 2.0 यानी कि दूसरा चरण लॉन्च कर दिया है। कौन सा चरण? 4000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है इसमें। कितना? 4000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन। रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं भारत में 17 हैं। कितने? उन 17 रेयर अर्थ मिनरल्स को भारत क्या करेगा? कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करे और उनके प्रोडक्शन को और बढ़ावा दे, एक्सट्रैक्शन को बढ़ावा दे, है ना, माइनिंग को और बढ़ावा दे। क्योंकि आप सबको पता होगा, रेयर अर्थ मिनरल्स में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के पास हैं, और चाइना ने क्या कर दिया? इनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो फिर अब दिक्कत बन जाएगी, इससे पहले ही अब सुधर जाइए तो ठीक है। स्पोर्ट्स, किफायती खेल के सामान, स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह को जो है उस इंडस्ट्रीज, जैसे स्पोर्ट्स भारत में कई बार तो लोग इसलिए नहीं खेल पाते कि वो सामान बहुत महंगे हैं, तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी यहां पर बढ़ाएगी सरकार। ठीक है जी, आ जाइए। फिर इन्होंने क्या कहा है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? जहां पर टैक्स वगैरह की, या टैक्स जनरली हेवेंस होते हैं, या टैक्स की भारी भरकम छूट रहती है। ठीक है। अब डीटीए के अंदर क्या कर दिया इन्होंने कि जनरली कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर सामान अगर बेचेंगे, तो डोमेस्टिक टैरिफ जो उसके ऊपर लगता था डोमेस्टिक एरिया में, तो वो टैक्स रियायती दर पर लगेंगे। तो सो दैट यहां पर क्या होगा, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आए, और आप भारत में मान लेता हूं कोई एक क्षेत्र चुन लीजिए, जैसे मैंने कहा नोएडा है, यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, यहां लगाएगा तो उसे टैक्स ज्यादा, यहां लगाएगा तो टैक्स कम। तो कह रहे हैं कि यहां टैक्स में छूट देंगे हम आपको। ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वहां पर टैक्स में छूट मिलेगी अगर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में आगे आते हैं। नॉन रेजिडेंट्स, जो देश के बाहर के रहने वाले भारतीय हैं, अगर वो बाहर से पैसा कमा के भारत में आते हैं, तो उन्हें वहां तो टैक्स देना ही पड़ता होगा, तो उन्हें अगले 5 साल के लिए यहां भी टैक्स में छूट मिलेगी। ठीक है, ये आम आदमी के लिए बना रहे हैं जो देश में रहता है। और छूट किसको दे रहे हैं? देश के, इनका भी दिमाग थोड़ा हिला। अब आ जाओ, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है भारत के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर। माइक्रोवेव ओवेंस विशेष भागों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, थोड़ी कस्टम ड्यूटी थोड़ी हल्की कर दी है। कस्टम ड्यूटी हल्के करने का मतलब क्या होगा? कि जो बाहर से आइटम आएंगे वो सस्ते आ जाएंगे। एयरक्राफ्ट वगैरह जो है, यहाँ पर कच्चे माल और पुर्जों पर भी छूट छूट मिल जाएगी, जिससे कि एयरक्राफ्ट बनाना इंडिया के अंदर। हाँ, लेदर टेक्सटाइल, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट करने में 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको जो टाइम फ्रेम मिलता था, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक पर्टिकुलर ये काम करना होता था। लेकिन कई बार कंसाइनमेंट कहीं फंस जाते हैं, कुछ ऑब्लिगेशन आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस पूरे फेज में आपको 6 महीने नहीं, बल्कि अब कितना टाइम मिलेगा? 1 साल का टाइम मिलेगा। सी फूड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लिमिट 1% से बढ़ाकर 3% तक कर दी है। यानी कि जो सी फूड है, उसमें अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब आप 1% से बढ़कर 3% तक इंपोर्ट कर सकते हो, उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्होंने कहा कि डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट की व्यवस्था करेंगे और विश्वसनीय सप्लाई चेन आयातों के लिए रिस्क से मान्यता। अब डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट का मतलब हुआ कि जैसे कई बार ऐसा रहता है कि बहुत सारे इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स हैं,
अब मैन्युफैक्चरर्स की समस्या क्या रहती है कि मान लीजिए उनके पास पेमेंट नहीं है, कोई समस्या है ना, उनको टाइम पीरियड चाहिए। तो अगर आपके रूल्स बहुत सख्त होंगे कि नहीं अभी चाहिए पेमेंट, अभी करना है, तो फिर उनको हमारे साथ व्यापार करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर उनको हम थोड़ा शुल्क में छूट दें कि ठीक है हमारे साथ व्यापार करोगे या चाइना के साथ करोगे तो उनको ज्यादा आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, उनके साथ आपको ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, हमारे साथ कम देने, तो वो हमारे पोर्ट पर माल को उतारेंगे, ऐसा है कि नहीं। तो उस चीज के लिए इन्होंने थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की कोशिश भी की है। एमएसएमई सेक्टर के पीछे और लगे थोड़ा सा, का 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद वर्ष 2020 में एक इन्होंने फंड बनाया था जिसको आत्मनिर्भर भारत फंड कहते हैं, 2020 में बनाया था। उसमें 2,000 करोड़ रुपए का टॉपअप किया है। अच्छा, इसका काम यह है कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, छोटे मोटे उद्योग हैं, उनको पैसा वैसा चाहिए होता है, तो वो यहां से पैसा वगैरह दिया जा सकता है छोटे मोटे उद्योगों के लिए। फिर कहते हैं कि लिक्विडिटी सपोर्ट, कई बार आपने कोई काम किया और आपने उसका इनवाइस या बिल डिपार्टमेंट को दिया, अब डिपार्टमेंट उस बिल को रोके हुए कह रहे देंगे देंगे देंगे, तो जब तक नहीं आएगा पैसा तब तक आप अपना अगला काम नहीं कर पाओगे, फंसे रहोगे, समय लगेगा। और बिल है मान लेते हैं 500 करोड़ का, कितने का? अब बिल की वजह से मेरी पूरी कंपनी घाटे में आ गई क्योंकि टाइम लग रहा है इसमें। तो इन्होंने ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है ट्रेड्स। क्या नाम है? क्या करते हैं ट्रेड पर, वो रसीद आपने या बिल आपने यहां अपलोड करना है। इस बिल पर अपलोड करने के बाद आपको आपके बिल का एक बड़ा हिस्सा क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा, यानी कि आप यहां से पैसा उठा सकते हो वो बिल दिखा के। आर यू गेटिंग दिस? तो इससे क्या होगा कि जो पैसे की कमी है वो पैसे की कमी यहां से दूर हो जाएगी। मतलब समझे कि सरकारी कंपनी का कोई काम किए थे या सरकारी कंपनियों ने किसी का काम किया था, अब वो बिल है उनके पास, सरकार कह रही दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, जब तक बिल नहीं आ रहा आप कुछ काम नहीं, लेकिन उस बिल की कीमत तो है ना 500 करोड़, आज नहीं कल तो मिलेगा ही पैसा। तो इन्होंने सोचा कैसे दूर करें, तो सरकार ने एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म डाला। उस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर सरकार ने कहा कि आप अपना बिल अपलोड करो और जैसे बिल अप्रूव हो जाएगा वो लोग तुम्हें कर्ज दे देंगे कि ले जा भाई, आप अपना काम कर लो, आपको वहां से पेमेंट आ जाएगी तो आप पेमेंट यूज कर लेना। तो इससे आपको जो पैसे की तुरंत समस्या थी वो दूर हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि इसके लिए अब सभी सरकारी कंपनियों को ट्रेड्स से जुड़ना पड़ेगा। किससे जुड़ना पड़ेगा? ठीक है। ट्रेड्स पर क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है। क्रेडिट गारंटी स्कीम का मतलब कि जो पैसा लिया गया है अगर उसकी भरपाई लेने वाला नहीं करता तो इसकी भरपाई सरकार करेगी। ठीक है। जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को भी ट्रेड से जोड़ना है। गवर्नमेंट ई मार्केट जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर खरीद बिक्री होती है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो सरकारी डिपार्टमेंट अब ऐसे जाके नहीं खरीद सकते, उन्हें खरीदने के लिए जेम पर आना पड़ता है, जेम पर रजिस्टर करते हैं, तो यहां से कोई भी चीज खरीदते हैं वो लोग। तो यहां से भी अगर आपने कोई चीज खरीदी है उसका भी बिल पेंडिंग पड़ा हुआ तो उसका भी इस्तेमाल ट्रेड से किया जा सकता है। कॉर्पोरेट मित्र कहते हैं टीयर 2 टीयर 3 शहर जो हैं। अब कॉर्पोरेट मित्र का काम है कि जैसे मान लीजिए छोटी छोटी कंपनियां हैं जैसे मेरठ जैसे शहर में, लेकिन वो छोटी छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों के लिए कई सारे आइटम बनाती हैं, हाँ या ना। जैसे एक जहाज में एक नट भी इस्तेमाल होता है, टायर्स भी इस्तेमाल होते हैं, मिरर भी इस्तेमाल होता है ना। तो भाई ये बड़ी कंपनियां जो हैं छोटी कंपनियों से जुड़े, तो इसके लिए सरकार कॉर्पोरेट मित्र लेकर आ रही है। कॉर्पोरेट मित्र का काम होगा कि टीयर 2 टीयर 3 शहर के जो भी छोटे छोटे इस तरीके के लोग हैं जिनका काम सामान्यतः जिनका वर्क ये है कि किसी भी तरीके से छोटी छोटी कंपनियों के लोगों को बड़ी कंपनियों से जोड़ देना, ये कॉर्पोरेट मित्र हैं। कॉर्पोरेट मित्र मतलब मान लो मेरी छोटी कंपनी कोई मेरठ में चल रही है, कहीं चल रही है, और दिल्ली की कोई बड़ी कंपनी है, तो इन दोनों कंपनियों को आपस में क्या करना है? जोड़ देना, जिससे कि फायदा हो और इसका फायदा उठाया जा सके। ठीक है। अब आइए सेवा क्षेत्र पर जोर। सेवा क्षेत्र पर जोर देख सकते हैं, स्वास्थ्य और सरकार का काम है किसी भी तरीके से कि भाई सेवा क्षेत्र को और बढ़ाना है। आ जाओ।
मेडिकल टूरिज्म 5 हब स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म समझे, मतलब ऐसे 5 हब बनाएगी सरकार जहां पर सभी प्रकार के मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी ऑल ओवर द इंडिया। इसका फायदा क्या होगा कि इलाज कराने के लिए देश से बाहर से लोग भी आएंगे, तो वो भी पैसा हमारे पास बनेगा। प्रोफेशनल 10 विषयों में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल संस्थान बनेंगे। इन्होंने कहा कि 10 अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सेक्टर होते हैं हेल्थ में भी। कई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई ऐसा बहुत सारी का ऑर्थो होता है, डिपार्टमेंट होता है, गायको होता है, फिर इस तरीके के कई सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो अलग अलग हेल्थ प्रोफेशनल संस्थान जो प्रोफेशनल होंगे अपने सेक्टर में, जैसे स्किन का कोई पूरा संस्थान होगा, डेंटिस्ट का स्पेसिफिक संस्थान है ना। केयर गिवर्स 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर को प्रशिक्षण। केयर गिवर का कॉन्सेप्ट बताए थे कि ऐसा कोई काम घरों में किया जाता है जिसके बदले बहुत कम पैसा मिलता है या तो पैसा नहीं मिलता। तो अब इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ काम जानते हो तो हम उसके लिए ट्रेनिंग देंगे जिससे कि आप अपने काम को हुनर में बदल सकते हो। आयुष 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलेंगे। तो नए अखिल भारतीय आयुर्वेद के 3 और नए संस्थान, जैसे एम्स खुल रहे हैं जगह जगह, वैसे यहां भी WHO के भी सेंटर और खोले जाएंगे जिससे कि WHO की और विस्तार हो सके। अब यहां पर इन्होंने एक और खतरनाक काम कर दिया कि भैया कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी स्कूलों के अंदर। 15,000 स्कूलों में 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर का है। तो आजकल जो कंटेंट बनाया जाता है, अब कंटेंट तुम्हारे दिमाग में तो एक ही फालतू चीज आती है कि नाचना गाना सिखाएंगे, उसमें नहीं। जैसे गेमिंग भी है, वो भी आ सकता है, स्किल भी है ना, कोई स्किल से रिलेटेड चीज भी है, तो वो सारे पार्ट्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है जी। फिर डिजाइन को लेकर भी एक नया इंस्टीट्यूट खोलेंगे पूर्वी ईस्ट इंडिया में। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के नाम से एक नया इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिसमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, डिजाइन के मेजर इंस्टीट्यूट होते पूरी यूनिवर्सिटी टाइप का, तो और इसको बढ़ाया जाए। हाँ, ये ऊपर वाला पार्ट तो है, ठीक है, नीचे वाला भी पार्ट है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिव इकोनॉमी, एनीथिंग, हाँ यस, एनीथिंग जो भी आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थोड़ा छोटा हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो नाम, जनरली एनी कोई एक्टिविटी से कर कमाते हो पैसा, तो आ जाओ। टूरिज्म में क्या कह रहे हैं, कि खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतिभा और बुनियादी ढांचा सुधारेंगे। खेल प्रतिभा और बुनियादी ढांचे का मतलब ये हुआ कि अब खेलो इंडिया के तहत इसमें भी नौकरियां निकालेंगे। कोई क्रिकेटर है, कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, तो उनको भी नौकरी देंगे ना। तो सरकार कह रही है कि हम देंगे नौकरी, कोई दिक्कत की बात नहीं। एजुकेशन 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप खोलेंगे। यूनिवर्सिटी टाउनशिप मतलब यूनिवर्सिटी होगी, हॉस्टल होगा, वहां पर रहने के स्कूल भी होंगे, आस पड़ोस में छात्रावास मतलब रेजिडेंशियल एरिया भी होगा, तो पूरा टाउनशिप लगाएंगे। लेकिन काम वहां पर किससे संबंधित होगा, एजुकेशन से रिलेटेड। तो जैसे अभी कहते हैं कि टाटा स्टील प्लांट पूरा शहर बसा दिया उसने, हाँ या ना, तो एजुकेशन इंडस्ट्री भी तो शहर बसा सकती है, तो वो काम करेंगे। डिस्कवर इंडिया, नॉलेज ग्रिड, पर्वत, कछुआ, पक्षी दर्शन, ये सब करवाएंगे आपको, अलग अलग तरीके की चीजें और खोजी जाएंगी। ये है ग्लोबल बिग कैट समिट, इस साल भारत करेगा उसकी मेजबानी, और 1500 ये सब चीजों काम की नहीं है, हालांकि 10,000 गाइड्स की नौकरियां और निकलेंगी आपको यहाँ पर है। सेफ हार्बर 300 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है आईटी सेक्टर्स के लिए। जो हमारे यहाँ पर आईटी सेक्टर है उन लोगों के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। इन्होंने क्या कहा है कि देखो भाई, जनरली जो आईटी सेक्टर के लोग हैं या उनके हैं, तो उनको 300 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए का सेफ हाउस दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि सिक्योर, जैसे कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन होती है, तो अभी तक ये लोग क्या कर सकते थे, 300 करोड़ रुपए तक का लेन देन ऑटोमेटिक कर सकते थे। अब चूंकि आईटी सेक्टर वाले बड़ा काम होता है, सरकार ने कहा नहीं, अब सीमा को और बढ़ाते हैं जिससे कि और ज्यादा पैसे का ट्रांजेक्शन। देखिए, ट्रांजेक्शन को छोटा करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, ट्रांजेक्शन की निगरानी बढ़ा देना ये ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो नहीं, यूनिफाइड कैटेगरी आईटी सेवाओं के लिए 15.5% मार्जिन कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी कैटेगरी के लिए अगर तुम्हें कोई काम करना है आईटी सेक्टर में, तो 15.5% तुम पैसा ले आओ, बाकी का पैसा सरकार खुद दे देगी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। क्लाउड सर्विसेज, हाँ ये एक बड़ी चीज है कि डेटा सेंटर इंडिया में अगर कोई खोलता है, क्लाउड सर्विसेज समझते हैं, सारा डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड सेंटर्स होते हैं। तो भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी क्लाउड सर्विसेज स्टार्ट करती है, इससे नौकरियां तो निकलेंगी है ना। तो 2047 तक उसे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
ठीक है जी, आ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करें, लेकिन इफेक्टिवली 17 करोड़ था। भैया डेडिकेटेड फ्रैट कॉरिडोर बनाए जाएंगे सरकार की तरफ से 7, इसमें दिया नहीं है, एक एग्जाम्पल दिया है। 20 नए नेशनल वाटर बॉडीज बनाएंगे। नेशनल वाटर बॉडीज समझते हैं आप? नेशनल वाटरवेज। और कोस्टल कार्गो, जो कोस्टल एरिया पर 6% से जो हिस्सेदारी थी उसको बढ़ाकर क्या करें, तटवर्ती इलाकों पर उसकी हिस्सेदारी कितनी करनी है? तटवर्ती हिस्सेदारी का मतलब है जीडीपी में। अभी 6% कामकाज केवल कोस्टल एरिया पर होता है, अब कितना करना है आपको? 12%। सी प्लेन, सी प्लेन समझते हैं आप? आधा पानी में उतर जाता है, उड़ जाता है, याद है? तो उसको टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है, तो सरकार कहती है हम उसको और थोड़ा बढ़ावा देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड देंगे, क्योंकि कई लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकें, अगर वो डूबते हैं तो सरकार यहां से उन्हें बचाएगी। राज्यों के लिए सरकार की तरफ से 2 लाख करोड़ रुपए आए हैं। कितने आए हैं? 2 लाख करोड़ रुपए सरकार देगी, और पूर्वोदय योजना के तहत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेगी। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है जी, चलो आ जाइए। अर्बनाइजेशन, शहरों के लिए सरकार ने क्या कहा है कि हम टेम्पल टाउन्स पर भी फोकस करेंगे। किस पर? जैसे बोध गया है ना, कई अयोध्या, तो अब ये कर भी रही है। टीयर 2 टीयर 3 कई ऐसे शहर है जहां पर टेम्पल्स बन सकते हैं। हाई स्पीड रेल के 7 कॉरिडोर, अभी बताया था मैंने, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बनारस, हैदराबाद और बेंगलुरु, ऐसे 7 बनाएंगे। ठीक है। न्यूक्लियर परियोजनाओं के लिए आयात 2035 तक, तो कहते हैं कि 2035 तक आप न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपोर्ट कंपोनेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीएनजी ब्लेंडिंग, अगर सीएनजी में अगर आप बायो सीएनजी को मिक्स करते हैं, उसको सीएनजी ब्लेंडिंग बोलते हैं, इससे कार्बन एमिशन कम हो जाता है। सरकार ने कहा अगर इस काम करने के लिए अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं बायो सीएनजी वगैरह का, या सीएनजी ब्लेंडिंग करते हैं जो कि ग्रीन एनर्जी है, उस पर हम एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादन पर टैक्स नहीं लेंगे। लिथियम आयन बैटरीज हो गई या सोलर ग्लास प्रोडक्शन हो गया, ऐसा करते हैं तो उसके ऊपर भी इंपोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कार्बन कैप्चर, यानी कि जो कार्बन है उसको कैप्चर करने पर अगर आप कोई काम करते हैं, सरकार उस पर भी खर्च करेगी, और वो खर्च होगा 20,000 करोड़ का। कितने का? कार्बन कैप्चर पर 20,000 करोड़ का खर्च करेंगे। ठीक है, आ जाइए। केयर, केयर इकोसिस्टम, सरकार कोशिश कर रही है कि जो देखभाल करने वाला क्षेत्र है उसे और थोड़ा स्किल्ड कर दिया जाए। ठीक है। विमेन, नारी, सी मार्ट, सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं ऐसे आउटलेट खोल सकती हैं जहां पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी महिलाओं से संबंधित, तो उनको महिलाएं खुद ओन कर सकती हैं। ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए स्कीम है, कौशल प्रशिक्षण के लिए कौशल योजना, सहायक उपकरण के लिए सहारा योजना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एआई, दिव्यांग समझते हैं आप? फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए एलिमको नाम है इसका, और आधुनिकीकरण यानी कि चीजों को और मॉडर्नाइज करना है तो पीएम दिव्यांग केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है जी, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। हेल्थ नेशनल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कोई मैसिव नई योजना नहीं है, बस इन्होंने कुछ क्रॉप्स को लिया है कि इसको और बढ़ावा देंगे। काजू, कोको, कैंसर के लिए, केसर के लिए विशेष कार्यक्रम है। अखरोट, बादाम के बगीचों को और बढ़ाएंगे, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान है। सैंडलवुड और नारियल को भी प्रोडक्शन, तो आप समझ गए इस साल कौन कौन सी फसलों को ध्यान दे रहे हैं ये। ठीक, अरे नारियल यार, चंदन चंदन। कॉपरेटिव्स, कॉपरेटिव्स का काम है पशु आहार और बीज पर ध्यान देना। ठीक है जी। और इससे जो भी प्रोडक्शन वगैरह कमाया जाएगा, लोगों को बोला जाएगा कि भाई मिलजुल के काम करो, आपको डिविडेंड भी मिले। सरकार 500 नए रिजर्वायर बनाएगी, यानी कि वाटर रिजर्वायर वाटर रिजर्व मेंटेन करेगी, जलाशयों को बनाएगी, जिनसे कि आप वहां पर मछली उत्पादन बढ़ा सकते हैं, है ना? क्योंकि जिन एरियाज में कोस्टल एरिया नहीं है, नदियां नहीं है, तो वहां तो मछली का सिस्टम नहीं हो सकता, तो सरकार ने कहा हम खुद बना के देंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, याद करो 200 नॉटिकल माइल तक अगर मछली पकड़ के लाते हो तो ड्यूटी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर में एआई लेकर आए हैं, उसका नाम दिया है भारत विस्तार। क्या नाम दिया है?
एग्रीकल्चर में एआई को लेकर आए हैं, भारत विस्तार उसका नाम दिया है, ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं अगले हिस्से में। एक चीज और ध्यान रखना कि भारत में टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं है। 12 लाख रुपए तक की आय आय पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है जी। स्वचालित कार्यों, ठीक है, एडवांस रूलिंग 3 साल से बढ़ाकर ये कर दिया है, फालतू चीज है ये सब। आ जाओ, फॉरेन टूर पर 2% लगता था पहले। चलिए, अगर फॉरेन टूर करते थे तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी आपसे पहले ही टैक्स ले लेते तो 5% या 20%, अब कितना लेंगे? केवल एजुकेशनल और मेडिकल इक्विपमेंट्स के ये पर्पज के लिए अगर कहीं जाते थे पहले 5% लगता था, अब कितना देंगे? ठीक है। एक्सीडेंट दुर्घटना बीमा के क्लेम पर ब्याज पर कोई टैक्स नहीं है। दुर्घटना बीमा का जो आप क्लेम करते थे उसमें ब्याज भी मिलता है, जितने दिन तक नहीं दे रहे हैं उतने दिन का ब्याज मिलेगा। अब उस पर कोई टैक्स सरकार नहीं लगाएगी। 17 ऐसी दवाएं हैं कैंसर की जिन पर आपको टैक्स नहीं देना है। हम सब लोग पहले 31 दिसंबर तक टैक्स को फाइल करते थे अधिकतम, अब सरकार ने उसे 3 महीने और भी बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब हो गया 31 मार्च। अनिवासी से खरीदारी, यानी ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं भारत के, अगर आप उनसे कोई चीज खरीदारी करते हैं तो वहां पर आपको पैन कार्ड दे लेना पड़ेगा उस व्यक्ति से, ठीक है। फॉरेन एसेट्स 20 लाख से कम पर अभियोजन नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास 20 लाख से ज्यादा रुपए की संपत्ति विदेशों में है तो उस पर कोई केस वेस नहीं चलाएंगे। इज इट क्लियर? यहां पर यह भी कहा है कि बाई बैक अब कैपिटल गेन्स माना जाएगा, यानी कि मान लेते हैं आपने पहले कोई शेयर बेचा या कोई भी हिस्सेदारी बेची 10 लाख की और फिर वापस उससे खरीद ली। ऐसा करने से आपने कोई प्रॉफिट कमाया, आपने खरीद ली 5 ही लाख में, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 5 लाख का। तो वो 5 लाख कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ माना जाएगा और उस पर आपको शुल्क देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? डेफिसिट ट्रेंड्स में हमने देखा कि लगातार ये हिस्सा गिर रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक। राज्यों की हिस्सेदारी 41%, 15 फाइनेंस कमीशन ने बराबर रखी है। राज्यों को अनुदान 1.4 लाख करोड़ रुपए दिया गया था, पीछे हम इस पर सब बात कर चुके हैं। डेट गोल क्या है? 2030 तक 50% रखना है। और डेट टू जीडीपी अभी कितना है? 55.6 है। और इस साल सरकार ने फिस्कल डेफिसिट कितना रखने का उद्देश्य रखा है? बोलिए। ठीक है जी, तो आपने, उम्मीद करता हूं ये पूरा बजट एक नजर से तो देख लिया है। अब इन सारी चीजों को एक बार राउंड अप कर लेंगे, पढ़ लेंगे। इतने सवाल आना होगा, इतने से आ जाएगा, नहीं आना होगा आप दुनिया की कोई किताब पढ़ लीजिए, अब नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं।